मैंने कमांड किया है 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप। पूरे देश के अंदर एक ही यूनिट है, काउंटर हाईजैक या स्काई मार्शल। अगर टेररिस्ट अटैक होते हैं, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए 51 एंड 52 आर द मेजर यूनिट्स। और अगर हाईजैक टाइप के एविएशन इंडस्ट्री में होता है तो 52 सिर्फ एक ही यूनिट है जो पूरे देश का ठेका ले रखा है। इतनी एयरपोर्ट में सिक्योरिटी होने के बाद भी कैसे हाईजैक? ये हमेशा ऐसे नहीं होती थी। आपने बोला कि ग्रेनेड बहुत इजी है ले जाना, डिटेक्ट नहीं होता था क्या उसमें? डिटेक्ट हो जाता है, बट देयर आर तरीका। हाईजैकर्स या कोई ऐसा इंसान फ्लाइट में घुस जाए जिससे थोड़ा खतरा है, तो कैन पैसेंजर्स डू समथिंग? अबाउट 17 और हाईजैक्स के अंदर कम से कम 13-14 हाईजैक्स तो पैसेंजर्स ने निपटा दिए हैं। और आप अगर नहीं निपटाते हैं फिर आप निपटने वाले हैं। 21 पैरा स्पेशल फोर्स में थे, उसको वागनख क्यों बोलते हैं? जो 21 पैरा SF है, हम 21 मराठा से रेज हुए और मराठा वाला एफिलिएशन से शिवाजी तो सबको पता है, शिवाजी ने अफजल खान को मारने के लिए ही हैड यूज्ड जो वागनख। कभी कोई ऐसा डेंजरस किसी जानवर से एनकाउंटर हुआ है जंगल के बीच में? प्रोविजन में मेरा बडी होता था साहब, उसको हमने खैनी खिला दिया था तो वो बिल्कुल वो बेचारा सही हो गया। डू यू गाइस ड्रिंक ऑन मिशन? स्पेशल फोर्सेस की सैलरीज कितनी होती है? स्ट्रगल क्या होता है सबसे ज्यादा? आप किसी मिशन के लिए जा रहे हैं और किसी बच्चे ने देख लिया तो क्या करेंगे आप? क्या करते थे? इस पूरे एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बड़ा चैनल होगा, और जितना बड़ा ये चैनल होगा उतने बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे, ताकि हम आपको और बेटर वैल्यू दे पाएँ। आगे बढ़ने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, ताकि कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाएँ। और इस पूरे एपिसोड का ऑडियो वर्जन स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। आप NSG भी रह चुके हो जी, एंड NSG का वन ऑफ द मेजर रोल्स इन द कंट्रीज VIP प्रोटेक्शन। आजकल उससे थोड़ा हट रहे हैं हम लोग। ओके, आजकल VIP प्रोटेक्शन से NSG को हटा रहे हैं, बिकॉज NSG कमांडो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस पे हमारा फोकस ज़्यादा हो रहा है। आई हैव बीन एट द एपेक्स मतलब आप सोचिए, मैंने कमांड किया है 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप। पूरे देश के अंदर एक ही यूनिट है, काउंटर हाईजैक या स्काई मार्शल, उस टाइप का। अगर टेररिस्ट अटैक होते हैं, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए 51 एंड 52 आर द मेजर यूनिट्स। और अगर हाईजैक टाइप के एविएशन इंडस्ट्री में होता है तो 52 सिर्फ एक ही यूनिट है जो पूरे देश का हमने एक तरह से हाईजैकिंग को काउंटर करते हैं, ठेका ले रखा है, कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है। SAG 52। तो हाँ, 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप। तो इसीलिए मैं उस एपेक्स से बता रहा हूँ। बट अगर कोई ठान लेता है किसी को मारने के लिए, आप अगर डिफेंसेस में है ना, बहुत डिफिकल्ट है। आप इसको ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि आप पेनल्टी शूटआउट में हैं और आप गोलकीपर हैं। स्ट्राइकर को पता है वो कहाँ मारेगा। इवन द बेस्ट ऑफ द गोलकीपर्स वो नहीं बोल सकता कि मैं सारे के सारे बॉल्स रोक लूंगा, क्योंकि कहाँ मारेगा वो डिपेंड करता है। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? तो प्रोटेक्ट करना, हमेशा उस लेवल का सिक्योरिटी रिटेन करना कि मैं कहीं भी मतलब मैं रोक लूंगा, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। बट आपने बताया था कि SAG स्पेशल एक्शन ग्रुप 52, तो आपने उसको लीड किया है? मैं उसको कमांड किया। वो कमांडिंग ऑफिसर था? कमांडिंग ऑफिसर, वाओ, ग्रुप कमांडर बोलते हैं। वाओ, तो क्या होती है ये हाईजैक? आपने बोला कि अगर पूरे इंडिया में हाईजैकिंग कहीं भी होती है, हाईजैक्स होता है, तो सबसे पहले आपको बुलाया जाता है, एंड यही स्पेशली एक टाइप की विंग है या डिपार्टमेंट है जो सारे हाईजैक ऑपरेशंस को रोकेगा, बिल्कुल, या काउंटर करेगा। सिर्फ हाईजैक, काउंटर हाईजैक ही नहीं, स्काई मार्शल ऑपरेशंस भी। क्या होता है? आप फ्लाइट्स में घूमते हैं तो आपको नहीं दिखता होगा, अभी एक मूवी बनी है सिद्धार्थ मल्होत्रा की, ही इज अ स्काई मार्शल। ऑफ कोर्स आई सॉ दैट मूवी। हाँ, आई वुड नॉट लाइक टू एंडोर्स किस हिसाब से उन्होंने ऑपरेशन या जो दिखाया है। जो उसके फोन में एक मैसेज आ जाता है और आई नो व्हिच मूवी यू टॉक। तो ऐसे कमांडोज, आपके आर्म्ड कमांडोज लोडेड वेपन्स के साथ में आपके एयरक्राफ्ट के अंदर होते हैं, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके बगल में बैठा होगा, और आपको तभी पता चलेगा जब एक्चुअली हाईजैक होगा। तो वो क्यों होते हैं ऐसे कि अगर कोई हाईजैक हो जाता है तो हर फ्लाइट में कोई ना कोई होता है? मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा सिक्योरिटी की वजह से, बिकॉज ये अगर बता दिया तो लोगों को पता चल जाएगा कि इतने में ही होता है एंड ऑल दैट। बट अदरवाइज वेरी वेल कवर्ड एंड आई वुड से 60 to 70% फ्लाइट्स आर कवर्ड। देखिए, हम जितना करते हैं इतना कोई नहीं करता, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स करती है। इसके अलावा जर्मनी वर्मनी तो पॉइंट सम परसेंट में होती है। उनके जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उसके हिसाब से, हमारे इन्फॉर्मेशन देने वाले इतने रोबस्ट नहीं है। मैंने खुद जाकर के प्रपोज किया था कि सर ये स्काई मार्शल टाइप का ना, ये बड़ा कमांडो ऑपरेशन है, दैट गाय हैज़ टू बी, इट टेक्स 0.7 seconds फॉर समबडी टू एंटर द कॉकपिट। आज के डेट पे अगर कॉकपिट में अगर चाहूँ,
कॉकपिट आप कभी फ्लाइट में कितनी बार 3-4 बार दरवाज़ा खुल जाता है। एक एयर होस्टेस कितनी बार दिन में फ्लाइट कर रही है और 3-4 बार अगर खुल जाता है तो वो जब दरवाज़ा खुलता है वो अलर्ट नहीं है। और उस समय अगर धक्का दे करके कोई, वी हैड वीडियोस टेस्टेड कि 0.7 सेकंड के अंदर बंदा अंदर घुस गया कॉकपिट के अंदर और दरवाज़ा अगर लॉक कर दिया, इवन विथ ए स्काई मार्शल एयरक्राफ्ट के अंदर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बुलेट प्रूफ डोर है। आज के डेट पे अगर 9/11 में हाईजैकर्स फ्लाई करना सीख करके आकर के आज अगर हाईजैक कर तब किया था उन्होंने 9/11 पे 2001, आज के डेट पे सोचना कि वो तैयारी कम करके आएगा गलत होगा ना। तो ही विल नो हाउ टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट। वो आएगा, ही गेट्स इनसाइड, उसके बाद आपके जितने स्काई मार्शल है पूरे एयरक्राफ्ट भी अगर आपके स्काई मार्शल है वो कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ही जस्ट शूट्स ऑफ नॉक्स ऑफ द पायलट एंड उसको डाइवर्ट करके आप ले आइए, पार्लियामेंट में अटैक कीजिए, राष्ट्रपति भवन में अटैक कीजिए, कहीं भी आप कीजिए, कोई नहीं है आपके बीच में। तो पर ओके सो वाई मैं आपको ये इसीलिए बता रहा था कि बंदा जो स्काई मार्शल है एयरक्राफ्ट के अंदर किस अलर्टनेस लेवल पे बैठता है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि वो कैसे बैठता है कि अगर कुछ हुआ, एक तो पहले ही जब बोर्डिंग से ही देख करके हम पहचान जाते हैं कि श्रीमान किसके ऊपर हमें नज़र रखना है, किसके ऊपर नज़र नहीं रखना, देख करके एविडेंट हो जाता है। रियली या क्या ट्रेट्स होते हैं किसी के कि जो आपको ऐसा लगता है कि यार दो तीन ट्रेट्स होते हैं एग्जैक्टली 100% तो आप सब नहीं बता सकते। अब कोई लेडी अगर बिल्कुल बुरखा के साथ है तो आपको जिसको बिल्कुल पता नहीं चल रहा, बट अदरवाइज आप फिजिक देख करके लोगों का बता सकते हैं कि खतरा कौन है, खतरा कौन नहीं है। इसी की पूरी ट्रेनिंग होती है। पूरी ट्रेनिंग यहीं से शुरू हो जाता है कि आप देख करके, जब बंदे बैठे हुए हैं वहीं से देख करके आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये 6-7 आदमी के ऊपर मुझे नज़र है। और जब फ्लाइट में बैठते हैं तो ये 6-7 आदमी कहाँ एग्जैक्टली बैठे हैं। तो क्या साइंस होते हैं? देयर शुड बी समथिंग ना। जैसे अगर मैं वॉक कर रहा हूँ एक फ्लाइट में, ठीक है, आप बैठे हुए हो, एक स्काई मार्शल बैठा हुआ है एंड एक कोई इल इंटेंडेड कोई हाईजैकर बैठा हुआ है जिसको इंटेंशन है कि हाईजैक करना है, हम दोनों वॉक कर रहे हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मैं कौन हूँ और वो कौन है? बॉडी लैंग्वेज से। आप ऐसे टास्क करने के लिए जा रहे हो जिससे आपको पता है कि इसके बाद आप जिंदा निकले नहीं निकले, आप पूरे इंटरनेशनल वो हो जाएंगे, वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में आ जाएंगे। सो आपके बॉडी लैंग्वेज में साइंस दिखेगा, आप नर्वस होंगे। आप हाईजैक करने के लिए जा रहे हो, इतना बड़ा ऑपरेशन आप प्लान करो, आप जब बैठे हो आप अपने कोई किताब नहीं पढ़ पाओगे। आप समझ रहे हैं? अकेले आदमी नहीं जाएगा हाईजैक करने के लिए, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 2 से 3 आदमी जाएगा। वो 2 से 3 आदमी अगर एक साथ, क्या वो एक साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप अगर हाईजैक प्लान करते हो आप कैसे जाओगे? आप अलग अलग जाओगे। कोई पीछे के डोर से आएगा, कोई आगे के डोर से आएगा। आप जब बैठे होगे, मैं तो तब से कह रहा हूँ जब आप बैठे हैं उसमें गेट के ऊपर, तो आप अलग अलग बैठोगे। तो सबसे पहला चीज़ अकेला अकेला है। दूसरा चीज़, आप एक दूसरे को देख करके बीच बीच में नज़र शेयर करोगे कि भाई सब रेडी हैं कि नहीं। These are things that you have to, एक दूसरे को आप देख रहे हो या कुछ और करने की कोशिश करो, थोड़ा सा आपको नर्वसनेस तो होगा ही, आप हल्का सा नर्वसनेस होगा। आपका बॉडी लैंग्वेज, आप इतने तो फिट होंगे कि आप मतलब जा करके किसी को गिरा सको, दबोच सको, किसी से पिस्टल छीन करके उसको पकड़ सको, है कि नहीं? तो दीज आर ऑल थिंग्स जो हम फिटनेस, नर्वसनेस, स्वेट, आई कांटेक्ट विद अदर पीपल, नॉट नोइंग कि क्या करना है क्या नहीं करना, स्कैनिंग द होल फ्लाइट। और आपको भी पता है वहाँ पे स्काई मार्शल है, तो आप भी कोशिश कर रहे होंगे कि मैं ढूंढ लूँ। तो 60 to 70% फ्लाइट्स में हमारे स्काई मार्शल्स हैं एंड वो कहीं ना कहीं कामोफ्लाज होके प्रॉपरली बस बैठे हुए, हमें पता भी नहीं चलता। हमारी पूरी ट्रेनिंग ऐसी होती थी कि किसी को पता ना चले। मैं खुद गया हूँ और मेरे फोटोग्राफ्स हैं तब के ज़माने के, और नोबडी कैन मेक आउट मैं क्या था और कैसे गया हूँ। ओके, टेल मी कि क्या ट्रेनिंग होती है कि आपको स्पेशली एक ऐसी विंग में डाला जाता है, स्पेशल एक्शन ग्रुप 52, जिसमें आपको सिर्फ ट्रेनिंग मैक्सिमम टाइम इसलिए दी जाती है कि यार एक हाईजैक को रोकना है। तो ऐसी क्या ट्रेनिंग होती है? वाई एक नॉर्मल जो आर्मी में इंसान है, एक नॉर्मल सोल्जर है, वर्सेस SAG 52 में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, एयरक्राफ्ट जो है बहुत ही डेलिकेट है। अगर किसी हाईजैकर ने के हाथ से ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है, ग्रेनेड तो लेकर के आया, ग्रेनेड सबसे अच्छा आसान है कैरी करने के लिए, पिस्टल भी तो शायद पहचाना जाए, ग्रेनेड पहचाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। और 1 या 2 ग्रेनेड अगर ब्लास्ट हो जाता है, पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट आपका उड़ जाएगा। आपने 26/11 के अटैक्स आप इमेजिन कीजिए, ताज का 850 रूम के आसपास उसको क्लियर करना कमांडोज के लिए कितना मुश्किल था। जब वो कमरे के अंदर जाते हैं, देखिए आइडियली क्या है, कमरे के अंदर मैं जाऊंगा, ग्रेनेड फेंकूंगा,
4 ग्रेनेड फेंकूंगा, 6 ग्रेनेड फेंकूंगा, इंश्योर करूंगा कि बंदे सारे मर गए हैं अंदर, और फिर मैं अंदर जाऊंगा, और अंदर क्या होगा, 3 सिविलियन थे वो मर गए। सो इसीलिए आप फिर भी वैसे जा सकते हैं, बट देन खतरा इस बात का है कि आप सिविलियंस को मार देंगे वहाँ। अब 850 कमरे के अंदर इमेजिन कीजिए, मैक्सिमम शायद 100 या 150 या 300 कमरों के अंदर सिविलियंस होंगे, बाकी कमरों के अंदर तो सिविलियंस नहीं थे। आप एयरक्राफ्ट को इमेजिन कीजिए, एयरक्राफ्ट के अंदर कितने पैसेंजर्स होंगे। आपका एक बुलेट अगर मैं किसी को मारूं, ऊंड बैलिस्टिक्स होती है। क्या होती है? ऊंड बैलिस्टिक्स, कि आपके बॉडी में एंटर करने के बाद में वो एग्जिट कैसे करेगा बुलेट। ओके। आपके बोन स्ट्रक्चर से, बॉडी एक वो तो नहीं है जेल का, वो तो है नहीं, है कि नहीं, बोन्स हैं। हमारे एक ऑफिसर को गोली यहाँ से लगी थी, यहाँ से आकर के अंदर से जाकर के यहाँ एम्बेड हो गया था। सो बुलेट टेक्स अ टर्न आफ्टर हिटिंग समवन, किसी को हिट करने के बाद में वो टर्न कर जाता है। सो स्काई मार्शल हैज़ टू बी दैट गुड कि मैं इसको यहाँ से शूट करता हूँ, उसके बाद जाकर के वो किसी और को ना इंजोर करे। आपको एयरक्राफ्ट के बारे में, हर एयरक्राफ्ट के बारे में आपको इतने डिटेल में पता होना चाहिए कि किस एयरक्राफ्ट में कैसे वो करेगा। मतलब हमारे जो ये ट्रेनिंग होती है उसमें हम पता नहीं इंजीनियर्स के साथ में कितना समय बिताते हैं, पूरा दिन सुबह से लेकर के एक एयरक्राफ्ट के पार्ट्स के ऊपर उनको ब्रीफ किया जाता है। कैसे ट्रेनिंग होती है? टेल मी कि जब एसएजी की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो सुबह से लेकर रात तक क्या करते हो, क्या ट्रेनिंग होती है? सिर्फ एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग। आई मीन जब हमारा वो एयरक्राफ्ट वाला फेस, काउंटर हाईजैक और स्काई मार्शल वाला फेस चल रहा है, नाउ अगर 2 हाईजैकर्स हैं, एक के पास नाइफ है, एक के पास पिस्टल है। नाइफ वाला मेरे पास है, पिस्टल वाला मेरे से दूर है। मैं पहला स्काई मार्शल बैठा हूँ, मेरे लिए इट्स अ डिफरेंट कंटिजेंसी। अब नाइफ वाला अगर दूर चला गया, पिस्टल वाला पास में आ गया, तो इट्स अ डिफरेंट कंटिजेंसी। मेरा रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग होगा। मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरा पीछे वाला कहाँ बैठा है, या जितने भी है, मैं नंबर्स में नहीं जाऊँगा कि कितने हैं, कौन कहाँ एग्जैक्टली बैठा है, उसके ऊपर पूरा का पूरा आपका गेम अलग हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 0.7 सेकंड्स के अंदर ठक से बंदा रश करके अंदर घुस सकता है, और अगर एक बार घुस गया, उसके बाद भी इलाज है हमारे पास, जो मैं एक्चुअली नहीं बताना चाहता। उसके बाद भी हमारे पास इलाज है कि आप घुस तो जाओ। फिर हम बता देंगे। मैं सीरियसली क्लोज टू 4 years आई कमांडेड, पूरे टाइम हम यही सोचते थे कि कोई तो करो यार, कभी तो मौका लगे। आप सोचिए, आप 18 घंटा दिन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और कोई कुछ कर नहीं पा रहा। तो अच्छी बात है सर, नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, मत डराओ मुझे। मैं सीरियसली सोचता हूँ कि हमारे तब के प्रार्थना का अभी जवाब ना मिल जाए। बट दैट्स ऑन अ लाइटर साइड, आई एम सॉरी, आई डोंट मीन टू। आई गेट इट। पर कभी ऐसा हुआ है, कभी आपने हाईजैकिंग सिचुएशन में आप थे? नहीं, कभी भी नहीं। नॉट रियली, बट 2-3 बार स्केयर्स हुए थे, और 2-3 बार ऐसा होता है कि चैनल्स आजकल स्पेशली बहुत वो है, सबके पास GC52 का नंबर होता है। कहीं से कुछ खतरा होता है कि इस एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ 4 लोग खड़े होकर के कुछ हुआ है, एंड हम सोचते नहीं, हम ठक से एक्टिवेट हो जाते हैं और सीधा एयरपोर्ट के अंदर अपना सारा सामान लेकर के पहुंच जाते हैं कि भैया आ जाओ, अब लैंड कर दो। हाँ, अब एक बार तो हो जाए। नहीं यार, नहीं हो जाए। तो हम अपनी तरफ से पूरा तैयारी की यार। तो देयर हैव बीन एक्टिवेशंस, और उसके अलावा कई सारे बार आपकी हायरार्की आपको टेस्ट करते हैं कि कितनी जल्दी आप मोबिलाइज करके। हमारे लिए हमारा सब कुछ सेट रहता है। जैसे क्या? जो ये टास्क फोर्स है, वो टास्क फोर्स बिल्कुल, मैं आपको समय भी नहीं बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली कितने टाइम के, बट आप सोच नहीं सकते ऐसे मोबिलाइज हो जाता है। सब कुछ सेट तैयार, पूरा का पूरा व्हीकल्स में माउंटेड रहता है। जैसे ही कोई इंटीमेशन मिलती है, सोचते नहीं हम, देयर इज अ यांकी दैट इज साउंडेड कि ये साउंड हो गया है, एंड वी जस्ट मोबिलाइज एंड पहुंच जाते हैं। अपने लिए अलग से रास्ते हैं जिस रास्तों के लोगों को पता नहीं है या एक्सेस नहीं है, और हम सीधा अपनी जगह। हमारे लिए एयरक्राफ्ट स्टैंड बाय में रहता है ऑलवेज। कभी भी हुआ तो रेडी, कहीं होता है, यस, निकल जाओ। कभी भी होता है, हमारे लिए एक एयरक्राफ्ट अलग से स्टैंड बाय में है। कभी भी होता है, वो खाली, ऑलवेज पायलट्स ऑन ड्यूटी वहाँ पे रहते हैं। वी जस्ट रीच एंड रेडी टू टेक ऑफ। तो जो SAG-52 है, मेरे को अब इसमें बताओ, इसके होने के बाद और इतने स्ट्रांग होने के बाद भी हाईजैक्स पहले कभी हुए हैं, तो तब नहीं होती थी क्या ये एजेंसी? एक
93 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 93 में हाईजैक हुआ था, जिसमें हमने चंडीगढ़ में वी न्यूट्रलाइज एक हाईजैकर ने किया था, उसको हमने ख़त्म कर दिया था। कैसे हुआ था हाईजैक? इतनी एयरपोर्ट में सिक्योरिटी होने के बाद भी कैसे हाईजैक? ये हमेशा ऐसे नहीं होती थी। मैं अगर आपको हाईजैक का अगर बैकग्राउंड बताना शुरू करो, 1940s के 48-49 में शायद पहला हाईजैक होगा, आई कुड बी रॉन्ग, हो गया अभी थोड़ा टाइम जबकि ये सारे रिसर्च शुरू किया हुआ। सो उसके बाद 60s में स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स और क्यूबा के बीच में बहुत सारे हाईजैक्स, मतलब एक साल में आप मानिए 200 हाईजैक, ऐसे टाइप के हाईजैक्स होते थे। ओके। एक फेमस जोक होता था उस समय कि एक आदमी कहता है कि गलत बोलते हैं ये एयरलाइन वाले कि ये न्यूयॉर्क से वाशिंगटन जाता है, पिछले 2 महीने में मैं 3 बार गया हूँ और तीनों बार मैं क्यूबा चला गया हूँ। तो क्या होता था, यूएस से किसी को भागना होता था क्यूबा, या क्यूबा से किसी को भागना होता था यूएस, वो आपस में वो कर देते थे। उस समय ना ग्राउंड के ऊपर चेकिंग्स होती थी, नीदर आपके वो होते थे मेटल डिटेक्टर्स, नॉट जस्ट मेटल डिटेक्टर, इंटरनेशनल। देखिए हाईजैक क्यों होता है? हाईजैक होता है आपका कोई हाईजैक इसीलिए करता है, वो बस हाईजैक नहीं कर रहा, वो ट्रेन हाईजैक नहीं कर रहा, उसने जाकर के कोई बिल्डिंग हाईजैक करके वहाँ पे किसी को नहीं बैठा है। ही वांट्स टू एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट इंटरनेशनल फॉल्ट लाइंस, डिप्लोमेसी को अफेक्ट करना चाहता है, समझ रहे हैं हम। हाईजैक होने के बाद सबसे पहला चीज़ कहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री फेस करती है। जैसे कि हमारा व्हेन IC-814 हाईजैक हुआ था कि उसको लैंड कहाँ करने देना है, पाकिस्तान ने सब बंद कर दिया, सऊदी अरब ने सब बंद कर दिया, सब ने सारे एयरपोर्ट्स अपने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। ये कब का है? IC-814 हाईजैक 99 में हुआ था, 24 या 24 दिसंबर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जी, 99 में सारे रनवे सब कुछ ब्लॉक, किसी को परमिशन नहीं मिल रहा। वो एयरक्राफ्ट के ऊपर एयरक्राफ्ट फ्यूल कम है, उसको लैंड करने के लिए कहीं नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता इसको, वो सबको डर लगता है। इवन पाकिस्तान को डर लगता है कि अगर हमने यहाँ पे लैंड कर दिया बोलेंगे कि पक्का पाकिस्तानियों ने हाईजैक करवाया था, समझ रहे? जब इनफैक्ट हुआ था इसको लाहौर में लैंड किया था, ये तब किया था जब मतलब पायलट थे देवी सरन, वो पहले लाहौर ले गए, उन्होंने परमिशन नहीं दिया, वो वापस आए, आकर के उसको अमृतसर में लैंड कराया हमने। अमृतसर के अंदर इन्होंने एयरक्राफ्ट स्विच ऑफ नहीं किया, वो घूमते रहे, फिर उनको डर लग गया। एक्चुअली क्या होता है, एयरक्राफ्ट जहाँ भी लैंड करते हैं सिखाया जाता है कि आप उसको रनवे को ब्लॉक कर देंगे, उसको टेक ऑफ नहीं करने देंगे, ताकि एटलीस्ट इंडिया के अंदर है हम जाके ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक फ्यूल टैंकर मूव करते इनको डर लग गया, वो रनवे के बीच में था, वहाँ से जाकर के टुक ऑफ। क्यों? वो डर गया कि अब ये ब्लॉक कर देंगे, एंड तो ब्लॉक कर देंगे तो डर क्यों? इट्स अ गुड थिंग ना। हाईजैकर तो डर गया ना, हाईजैकर का तो इंटरेस्ट में नहीं है। ओह, तो हाईजैकर ने बोला उड़वा के वापस ले जा। बिल्कुल, हाईजैकर नहीं चाहता है कि इंडिया के अंदर उसको मिल जाए, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर उसको मिल गया तो कमांडोज 52 आ जाएगी ना। तो वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया के अंदर उसको मिल जाए। मैं आपको जो बता रहा था, तो सऊदी अरेबिया में इट लैंडेड इन अल-मिनाद, और उसके बाद में जाकर के इट लैंडेड इन नहीं लाहौर तो पहले हुआ था, दिस प्लेस कंधार। ओके। और कंधार में भी हम गए थे ऑपरेशन करने के लिए, बट फिर हमें लगा कि पूरा तालिबान ने टेक ओवर कर रखा है, इस समय ठीक नहीं है, मतलब पैसेंजर्स के लिए और सबके लिए, और क्योंकि बातचीत चल रही थी तो गवर्नमेंट से भी परमिशन नहीं मिला। सो मैं आपको इस बात पे बता रहा था कि हाईजैक्स होते क्यों हैं। हाईजैक इसलिए होते हैं कि जो प्लान कर रहा है वो इंटरनेशनल फॉल्ट लाइन जो है, आपके रिलेशंस आपका और अफगानिस्तान का, अब उसमें तालिबान प्ले अप हो गया। और सऊदी अरेबिया है तो सऊदी अरेबिया नहीं चाहेगी कि उनके एरिया के अंदर इंडियन कमांडो जाकर के ऑपरेशन कर रहे हैं, वो उसको शायद अलाउ नहीं करेगी। सो इसीलिए उसके बीच में मतलब धीरे धीरे करके चाहते हैं कि पैसे वैसे ले करके निकल जाए। तो इंटरनेशनल रिलेशन ख़राब करने के चक्कर में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ख़राब करने के चक्कर में यूजुअली हाईजैक्स होते हैं। ख़राब नहीं, उसका फ़ायदा उठा करके उनको सेफ्टी मिल जाती है, तो लोग असाइलम सीख करते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, ताकि आपके इंडियन गवर्नमेंट जाकर के आपको एक्सट्रेडिट करके आपको पनिश ना कर सके। आपने बोला कि ग्रेनेड बहुत ईजी है ले जाना, मतलब नहीं, नॉट रियली इतना आसान नहीं है आजकल। हमारे डिटेक्ट नहीं होता था क्या उसमें? नहीं, डिटेक्ट हो जाता है, बट देर आर तरीका। मोस्ट ऑफ द डिटेक्शन आज की डेट में सीटी स्कैन वगैरह जब आ जाएंगे तो बात अलग है। अभी क्या देखते हैं ये लोग, मेटल ढूंढते हैं, मेटल का कलर अलग होता है और नॉन मेटल का कलर अलग होता है। सो जो सबसे ज़्यादा जो आईडीज़ वगैरह का अगर ढूंढा जाता है तो इट इज़ जो ढूंढते हैं वो मेटल पीस इनसाइड है, नॉन मेटेलिक वो, जिससे वो डिटोनेटर, जिससे वो चार्ज का वो करते हैं। एक CISF का या कोई भी जो बैगेज स्क्रीन कर रहा है, आप
आपको क्या लगता है कितने बैगेज स्क्रीन कर रहा है वो दिन में? 1000 से भी ज़्यादा, 10,000। और पिछले आप कितने टाइम से कर रहा है वो? हाँ, महीनों से, सालों से कर रहा है। महीने सालों से कर रहा है। और वो महीने सालों में कितनी बार उसने एक्चुअली आईडी पकड़ा है या ग्रेनेड पकड़ा है या पिस्टल पकड़ा? पिस्टल का तो आप फिर भी शेप आप देख लेंगे। Probably not। सो कितना आप समझ रहे हैं? तो उसे पता ही नहीं चलेगा। जो चीज़ हो रही है ये मैं एनर्जी में फेस कर रहा था, क्योंकि हर दिन हाईजैक नहीं हो रहे थे या हर दिन ऑपरेशंस नहीं हो रहे थे। सबको तैयार रखना कि अगर आज हो जाता है, आपको एक बार मौका मिलेगा और आपकी तैयारी का लेवल उस दर्जे का होना है जिसमें मोदी जी खड़ा होकर के बोले कि 52 इंच का छाती, 56 इंच, सॉरी 56, मैंने 4-5 इंच कम कर दिए। बट आप समझ रहे हैं। सो वो सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि इनको उस लेवल का तैयारी करवा करके रखना कि अगर कुछ हो जाए तो दे आर एज गुड एज, मतलब कि हर दिन हो रहा है ये सेम। मैं ये डिफेंसिव, कोई भी डिफेंसिव ऑपरेशंस में ये बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा वो है जो हर दिन आप एक ही चीज़ देख रहे हो और कभी कुछ हो नहीं रहा। हमारे आर्मी के अंदर जैसे JNK में अभी रोड ओपनिंग पार्टीज़ वगैरह की बात होती है, जब एम्बुशेस होते हैं तो रोड ओपनिंग पार्टीज़ होती है, वो जा करके पहले दिन पूरा रास्ता क्लियर करते हैं। वो ऐसे ही है, वो बड़ा टैक्सिंग सा है। हर दिन सुबह 2:30 बजे 3 बजे जवान उठ करके जाता है, पूरे रोड ओपन करता है, जगह जगह पे वो आईडी ढूंढता हुआ जाता है, एम्बुश ढूंढता हुआ जाता है, पूरा रास्ता सिक्योर करता है। और हर दिन वहाँ कुछ भी नहीं होता है। उस एक दिन की उम्मीद में कभी हो गया तो, और किसी एक दिन अगर हो जाता है तो हो सकता है, चांसेस है कि शायद मिस हो जाए। तो इसीलिए वहाँ पे वो लीडरशिप या वहाँ पे हमारी वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज़ मोनोटोनस होती जा रही है। जो चीज़ मोनोटोनस है आप सोचते ही नहीं है फिर। बट वन थिंग वी हैव टू गिव इट टू ऑल ऑफ यू गाइस इज़ कि एटलीस्ट जितना हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं और जो चीज़ें हमने देखी है इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक, इंडिया की जो सबसे बड़ी लड़ाई थी दैट वाज टेररिज्म, और हम काफ़ी हद तक उसको टैकल कर चुके हैं बिकॉज़ ऑफ यू गाइस। इट्स नॉट ईजी टू सॉल्व दैट, स्पेशली जब हमारे आसपास सारी बॉर्डर्स पे दुश्मन है। हमारी बॉर्डर्स पे कोई भी फ्रेंडली नहीं है हमसे, राइट? ऑलमोस्ट एवरी बॉर्डर पे कुछ ना कुछ है। इनफैक्ट कुछ लोग तो कंट्री के अंदर से कुछ स्टेट से दे वर ट्राइंग टू डू समथिंग, राइट? एंड उसके बाद द वे यू हैव टैकल्ड एवरीथिंग इज कमेंडेबल। हाँ, ये एक सक्सेस स्टोरी है। दैट इज देयर। इंडिया का सबसे बड़ा फाइट वाज टेररिज्म एंड देन वी हैव टैकल्ड, एंड इन लास्ट फ्यू इयर्स हमने बहुत हद तक बहुत कम कर दी हैं चीज़ें। बहुत हद तक। देयर आर स्टिल फ्यू कैजुअलिटीज व्हिच हैपेंस दैट वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट। जी, ये रहेगा और छोटा मोटा तो रहेगा। अभी JNK थोड़ा एक्टिवेट हो गया है कुछ दिनों से, बट आई एम श्योर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। कि अगर कभी अनफॉर्चुनेटली कभी हाईजैकर्स या कोई ऐसा इंसान फ्लाइट में घुस जाए जिससे थोड़ा खतरा है, तो कैन पैसेंजर्स डू समथिंग? मस्ट डू समथिंग। क्या कर सकते हैं पैसेंजर्स? अगर 1 2 3 स्टेप्स बताओ जो पैसेंजर्स को करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ही पैसेंजर्स। आप अगर इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर नहीं है, इंडिया के अंदर फ्लाइट है, तो मैं सबसे अर्ज करूँगा कि सबसे पहले इंडिया के बॉर्डर्स को एग्जिट करने से पहले ही आप कुछ कीजिए। एज लॉन्ग एज इंडिया के अंदर कोई भी हंगामा होता है, क्या होता है, पायलट इज़ फोर्स्ड और उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, ही हैज़ टू ड्रॉप ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करके वो उसको 10,000 से नीचे 7,000 6,000 पे ले आएगा। क्योंकि 7,000 6,000 में क्या है, जो केबिन प्रेशर अंदर जो मेंटेन करते हैं बाहर, ऊपर ना अगर कुछ होता है, एक ग्रेनेड ब्लास्ट होता है या लेट्स से बुलेट वो होता है, तो उसके इफेक्ट हो सकते हैं ऑन द एयरक्राफ्ट, क्योंकि प्रेशर बहुत मेंटेन किया हुआ होता है अंदर। 6-7,000 में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले जैसे होता है वो ठक से अपना नीचे लेके आएंगे। सेकंड चीज़ जो इमरजेंसी प्रोटोकॉल में है, आसपास जितने जो भी एयरफोर्स के जेट्स हैं, दे विल गेट स्क्रैम्बल्ड। उनको एक्टिवेट किया जाएगा और उसको जा करके एस्कॉर्ट किया जाएगा कि आप इमीडिएटली कम एंड लैंड। जो ड्रिल्स हैं, बाकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं बताऊँगा, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये जेट्स हैं, उनको एक सवाल है उनके दिमाग में कि अगर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके चले जाए तो हो सकता है कि उनको अगर सही समय पे आदेश मिले, सो उसको हो सकता है कि शूट डाउन करने की ज़रूरत पड़े। तो जब तक अपनी टेरिटरी में जी एग्जिट जब कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एयरक्राफ्ट कहीं और ले जा करके कुछ और कर सकते हैं, यू नेवर नो क्या कर सकते हैं। इवन इंडिया के अंदर भी ऐसे एरियाज मार्क्ड हैं जिसके अंदर अगर हरकत करता है तो वो जो जेट्स हैं उनको हो सकता है कि शूट डाउन करना पड़े।
अब कोई आदेश देगा नहीं देगा, होगा नहीं होगा, ऐसे मुझे ये मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकूँगा, लेकिन ये प्रोटोकॉल्स हैं। ओके। नंबर 2, आपका देश को एग्जिट करने के बाद में लेट्स से ये जा कर के आज और मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगा, बट किसी ऐसे थर्ड कंट्री में लैंड कर जाता है जहाँ उनको सपोर्ट मिलता है, वहाँ से अगर वो असॉल्ट राइफल्स लाइक AK-47 या IEDs ला करके एयरक्राफ्ट में लगा देते हैं तो फिर आप फंस गए। एक AK-47 या एक IED आपके अगर एयरक्राफ्ट में लग जाता है, जो इंडिया के अंदर मुश्किल है। इंडिया के अंदर अगर हाईजैक हुआ है तो चांसेस है कि मैक्सिमम एक पिस्टल या कोई नाइफ या हो सकता है कि एक ग्रेनेड या ऐसे कुछ चीज़ ले करके डरा करके उससे इसको दबोचना, तो आप कितने सारे पैसेंजर्स हैं, मतलब इफ यू अंडरस्टैंड, थोड़ा भी किसी को अगर नॉलेज है, ये हाथ हम ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे पीछे नहीं जाता, ये पीछे से आप उसको पकड़िए, ब्रेक इट फ्रॉम हियर। इट साउंड्स वेरी इजी फॉर यू टू से इट, बट वहाँ पे जितना पैसेंजर्स डर जाते हैं तो बहुत चीज़ें कर भी नहीं पाएंगे। अबाउट 17 और हाईजैक्स के अंदर कम से कम 13-14 हाईजैक्स तो पैसेंजर्स ने निपटा दिए हैं, और आप अगर नहीं निपटाते हैं फिर आप निपटने वाले हैं। आज की डेट पे एक हाईजैक जैसे चीज़, हम अगर पेचीदा चीज़ या हम डेलिकेट चीज़ की अगर बात कर रहे हैं, कोई आलतू फालतू इंसान ऐसे ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? ही वुड हैव गुड बैकिंग, उसके पास अच्छा बैकिंग होगा किसी अच्छे खासे ऑर्गेनाइजेशन का, उसके सपोर्ट के बिना बहुत डिफिकल्ट है। और अगर है तो वो तो ऐसे ही, मतलब वो ऐसे ही नहीं कुछ कर सकता। ट्रू। बट अगर किसी ने किया है तो उसके पास अच्छा खासा सपोर्ट है, और वो सपोर्ट के अंदर इससे पहले भी जो हम आपको बात कर रहे थे, यू हैव टू स्ट्राइक व्हेन यू आर स्ट्रांग। आप इंडिया के टेरिटरी के अंदर जब तक है, और दैट इज़ द सूनर द बेटर, आप अपॉर्चुनिटी का मौका कीजिए, 2-3 आदमी एक साथ मिल करके बातें कीजिए और ठक से उस दबोच लीजिए। और दबोच लिया तो फिर एंड, फिर तो खत्म हो देन फिर 52 देख लेगा। हाँ, और 52 तो शायद वैसे भी देख लेगा। बट अभी ट्रेंड्स आर चेंजिंग, क्योंकि 9/11 के बाद में लोगों को पता चला है कि ये नेल कटर का नाइफ दिखा के या ऐसे फालतू चीज़ दिखा करके भी हाईजैक कर रहे हैं। तो ये 17 में से गुड अबाउट 13-14 केसेस तो खुद ही लोगों ने, पैसेंजर्स ने या क्रू ने पकड़ के उनको दबोच करके पीट पाट करके ठीक कर दिया है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उनको पता है कि 9/11 में कितने में स्काई मार्शल्स होंगे, कितने में नहीं होंगे, और 9/11 के बाद में एक बार घुस गया फिर तो आप सब कोई कुछ नहीं कर सकता। थिंग्स आर बियॉन्ड कंट्रोल। आई नो पैसेंजर्स भी थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट और फियरलेस हो जाते हैं या करेजियस हो जाते हैं द मोमेंट दे नो कि हमारे पास स्काई मार्शल होगा ही। और जस्ट लाइक अगर वो नहीं भी है उस फ्लाइट में तो भी जस्ट दैट सिक्योरिटी वो ही एक करेज दे देगा जिसकी वजह से बहुत सारे पैसेंजर्स एग्रेसिव होकर रोक देंगे। शुरू तो करो पर तब तक आ जाएंगे, SAG 52 आ जाएगी तब तक। एंड मैं आपको बताता हूँ, किसी को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है एयरक्राफ्ट के अंदर, इतने क्लोज तो है। मतलब दे आर पोर्शंस, ये बोन का हुआ है, आप इधर से अगर किसी का हाथ ऐसे पकड़ ले तो वो कुछ नहीं कर सकता आपका, जितना पिस्टल है कुछ भी है, जस्ट होल्ड हिज डैम हैंड। आज के ज़माने में इजी है कहीं पे भी हाईजैक करना, एटलीस्ट इन इंडिया। एल आल है शायद, जो इजरायली एयरलाइंस है, विच इज़ नोन टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट। ओके। एल आल के जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है कहीं से, सो पूरी की पूरी सिक्योरिटी अगर इंडिया से भी हो रही है ना, CISF के बाद उनके बंदे पूरा चेक करेंगे, दोबारा पूरा चेक होता है, बिकॉज इजराइल सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट उनके हाईजैक हुए हैं। आप समझ रहे हैं? तो वो किसी और के भरोसे नहीं रहते हैं, बट हमारा ऐसा नहीं है। आपके एयरक्राफ्ट किसी और जगह से, लेट्स से उत्तर प्रदेश के किसी गांव से, जहाँ पे स्टेट पुलिस रिस्पॉन्सिबल है। अभी JNK का ही श्रीनगर और जम्मू के जो एयरपोर्ट्स हैं, आई थिंक जस्ट 3-4 साल हुए हैं, इससे पहले वो CISF के कंट्रोल में नहीं था, वहाँ पे लोकल पुलिस एक्सेस कंट्रोल करती थी। क्या वो इतने ट्रेंड हैं? और जहाँ पे लोकल वो हो जाता है तो दोस्ती हो सकती है लोगों से, ब्लैकमेल हो सकते हैं लोग। So it's easier to break in comparatively to the bigger airports. Exactly. But bigger airports पे तो bigger नहीं, छोटे एयरपोर्ट से नहीं, मतलब बड़े एयरपोर्ट्स पे तो पॉसिबल ही नहीं ना ये सब। बड़े एयरपोर्ट्स में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, मैं नहीं मानता कुछ भी इम्पॉसिबल है। कमिंग टू योर NSG टाइम, आप NSG कमांडो रह चुके हो, राइट? मुझे ये बताओ। God has been kind. हमारे सीनियर्स अच्छे थे, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं NSG कमांडो, NSG में 52 SAG, which is one of pride of the nation, उसको कमांड कर पाऊँ। सो आप NSG कमांडो, उसको ब्लैक कैट्स बोलते हैं जी। क्यों बोलते हैं?
कैट फैमिली का है, इट इज़ नॉट जस्ट ब्लैक कैट, वो घरेलू वाले बिल्ली आप अपने नज़रिया पे मत लाइए। कैट्स आर वेरी फेरोशियस, वो अपने ट्रेल नहीं छोड़ते हैं और बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, कहीं से भी अंदर आ सकते हैं, कहीं से भी बाहर जा सकते हैं। So black cats is, you mean द एंटायर फेलाइन जो फैमिली है, आप किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। इट कुड बी अ पैंथर, panther, jaguar, एनीथिंग। so ये कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं और अपना मिशन जो होता है वो करके रहते हैं। वहीं बैठे रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बगल में बैठे हैं, और ठक से निकलेंगे और यू सी हाउ दे क्राउच एंड अटैक पाउंच। So हमारा जो ब्लैक कैट NSG कमांडोज हैं जी, वो इतने खूंखार क्यों हैं? ऐसा क्या ट्रेनिंग होती है उनकी? ट्रेनिंग से पहले कोई भी ये जो कमांडो यूनिट है, वैसे मैं स्पेशल फोर्सेस यूनिट का हूँ जैसे आपको पता है, और कोई भी कमांडो या स्पेशल फोर्सेस यूनिट, सबसे पहली चीज़ तो है कि जो आते हैं सारे वॉलंटियर होते हैं। ओके। अब वॉलंटियर कौन करता है? आपको पता है कि आपका भूत बनने वाला है, आपको दबा के रगड़ा, मतलब जितना आप रगड़ा चाहते हैं समझते हैं, वो दबा के आपको रगड़ा मिलने वाला है। उसके बावजूद आपको अगर बोलते हैं कि आपको 3 महीना सोने भी नहीं मिलेगा और दिन भर आपको रगड़ा मिलता रहेगा, ठीक है, फिजिकल फिटनेस के नाम पे पता नहीं कहाँ कहाँ से जंप करना पड़ेगा, कितने लोग ऑप्ट करना चाहेंगे? बहुत ही रेयर, बहुत ही रेयर। तो ये वो चुनिंदा लोग हैं जो ज़िंदगी में पंगे लेना चाहते हैं, जिनको अच्छा लगता है कि नहीं यार हम करेंगे, हम सिंपल से थोड़ा ज़्यादा हैं, हम बढ़ के हैं। सेकेंड, उनमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ बट मैं कर नहीं पाता हूँ, तो मैं क्या जा सकता हूँ? मैं नहीं जा पाऊँगा, और मैं कर सकता हूँ। मेरे में अंदर कॉन्फिडेंस है कि भैया मैं जाऊँगा और मैं इसको हैंडल भी कर लूँगा। सो ऐसे लोग आते हैं सबसे पहले। ओके। अब ऐसे लोग जो आते हैं, इसके बाद होता है इसका सिलेक्शन तगड़ा, जिसमें से भी जो सिलेक्ट नहीं होते हैं वो सारे भगा दिए जाते हैं। बिकॉज किसी भी कमांडो यूनिट के लिए आपको देखिए, ज़्यादातर लड़ाई, ज़्यादातर कॉम्बैट दिमाग में ही ख़त्म हो जाता है। क्यों ऐसा बोल रहे हो? ये दरवाजे के पीछे मिलिटेंट है और वो राइफल ताने तैयार है कि ये दरवाजे से जैसे आएगा कमांडो, मैं मारूंगा इसमें। आप जाओगे यहाँ से? नहीं। क्यों जाऊँगा? आप यहाँ पे बैठे रहोगे तो वो तो जो हॉस्टेजेस हैं, कितनी देर आप सोचोगे? पूरा टीवी देख रहा है, पूरा वो नेशन वांट्स टू नो हो जाएगा। नेशन वांट्स टू नो कि एनएसजी कमांडो कर क्या रही है इतने देर से। जाना है किसी ने। अब मैं भी ऑफ कोर्स ऐसे नहीं जाएंगे, कुछ और करेंगे जैसे कि आप बोल रहे हैं, बट मैं वो बताने की कि आपको पता है कि हथियार लेकर के कोई बैठा है जो आपको टारगेट करने के लिए बैठा है, जो आपको शिस्त लेकर के टारगेट करेगा, जो ट्रेंड आया है। ऐसे नहीं आया एरा गैरा नथु गैरा। ट्रेनिंग जब मिलेगी उसके बाद तो मैं जा सकता हूँ। मतलब मेरे अंदर एक तो जुनून होगा, सेकंड ड्यूटी होगी, थर्ड मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे पास एक तरह की ट्रेनिंग है जिसकी वजह से प्रॉब्लली मुझे पता है कि उसको मैं कैसे जा सकता हूँ। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि उससे पहले वो माइंडसेट वाले लोग वॉलंटियर करेंगे ऐसी चीज़ के लिए कि लग भी जाएगी तो ठीक है, हम तो जा बिल्कुल रहे हैं। मैं हिंदुस्तानी अगर फ़ौज में हूँ, हमारी फ़ौज इतनी बड़ी है, अगर कहीं आज त्रिवेंद्रम में कोई अटैक हो जाता है, और मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं त्रिवेंद्रम में जाऊँगा, बट आप अगर एनएसजी में जाते हैं तो आपको पता है कि देश के अंदर, देश जितना भी बड़ा हो, जहाँ भी अटैक होगा मुझे तो जाना ही जाना है। सो यू आर गोइंग सीकिंग फॉर एक्शन। आप एक्शन ढूंढते हुए जा रहे हैं। आप समझ रहे? तो वो होता है माइंडसेट। वो माइंडसेट वालों को लेकर के ठीक से उनको रगड़ा देते हैं। एंड एनर्जी एक क्या रगड़ा देते हैं? एनर्जी एक अर्बन, सबसे पहले आपका फिटनेस, आपका फिटनेस उस हिसाब से होना चाहिए कि आप मतलब अच्छे हैं। आप ऑपरेशन, एक ऑपरेशन 48 आवर्स कम से कम खिंच जाता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आपको एक ताज जैसा बिल्डिंग को क्लियर करना पड़े, सारे 800 रूम, एक रूम में आपको, हर रूम में आपके पास फाइट हो रहा है। ओके, सो इसके लिए आपको अभी जैसे आप बिल्कुल बोल रहे थे ना कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँगा, कहीं और से जाऊँगा, तो कहाँ और से कैसे जाओगे आप? 20 स्टोरी बिल्डिंग, 21 स्टोरी, 30 स्टोरी बिल्डिंग, वो बिल्डिंग में आप 31 से 25th स्टोरी पे आने के लिए वहाँ से लटक करके आपको अलग अलग तरह के रस्से आपको आने चाहिए। मतलब देयर आर वेज जिसमें हम दीवारों के ऊपर वॉक करते हैं, उल्टा होकर के वॉक करते हैं, सीधा होकर वॉक करते हैं, फिर उसमें चार्जेस लगाते हैं। चार्ज लगा करके आप कहीं से भी किसी खिड़की को ब्रेक करके आप वहाँ से अंदर आ जाइए। सो ये सब बिल्कुल ट्रेनिंग होती है। फायरिंग, कॉम्बैट के अंदर शायद ही कोई एम करके फायर करता है।
अभी तो आजकल वो साइट्स आ गए जिसमें आपको रेड डॉट दिखता है, आपने बस वो रेड डॉट फायरिंग। पहले जो वेपन्स आते थे ना, एक पीछे फोरसाइट, आगे फोरसाइट टिप होती है, रियर साइड अपर्चर होता है, इसके बीच में से इसको फिर आप टारगेट पे मिलाएंगे करते और फिर वापस आप इसके ऊपर नज़र रखेंगे और फिर आप धीरे से वो दबाएंगे। अब ये एडवांस हो करके हम तो तब भी वी जस्ट हैड टू सी ठक। कॉम्बैट के अंदर अर्जुन का वो मच्छी की आँख में, मच्छी है चिड़िया, हाँ चिड़िया की आँख, चिड़िया की आँख पे जो, तो उसने क्या बिल्कुल फोकस चिड़िया की आँख पे किया था ना। कॉम्बैट में ऐसा नहीं होता है। कॉम्बैट में आपने अगर सिर्फ चिड़िया की आँख के ऊपर फोकस किया, इधर से कोई ग्रेनेड फेंक देगा आपको पता नहीं चलेगा। सो कॉम्बैट के अंदर आपने दोनों आंखें खोल के पूरा पेरिफेरल विजन के अंदर आपको पूरा, यू हैव टू बी अवेयर, सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत रिक्वायर्ड है एनी कॉम्बैट। कि यहाँ से कोई ठक से भागा है, कौन भागा, यहाँ से कोई अंदर आ रहा है, यहाँ से किसने फायर किया, यहाँ से कुछ गिर के आया, ग्रेनेड तो नहीं है, आप सारी चीज़ें। तो आप आंख बंद करके फायर नहीं करते, आप दोनों आंखें खोल करके वेपन ऐसे और ऐसे ही मारते थे हम। तो दैट वाज आवर मेन प्रैक्टिस। अब इसको हासिल करना आसान नहीं है। आजकल बहुत सारे वेपन्स ऐसे आ गए हैं जिसके आप साइट्स में, जो मैं आपको ये पूरा समझा रहा था, एक रेड डॉट होता है, आपने बस रेड डॉट मिलाना है, रेड डॉट दैट इज कॉल्ड कॉलीमेटर साइट, आपने बस वो अलाइन करना है टारगेट के ऊपर एंड जस्ट फायर, और बोथ आइज ओपन, आपको आंख बंद नहीं करना। सो इट हेल्प्स अस, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है एंड दिस हैज़ बिन, काफ़ी दिन से ये है हमारे पास। सो आप रोप टेक्निक्स वो करते हैं, आप डेमोलिशन वो करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप कमांडो बन गए, बट आप बिना बातचीत किए, बिकॉज आपने अगर बातचीत किया कमरे के बाहर, अंदर मिलिटेंट है उसको पता चल जाएगा कि बाहर आ गया। आप दीवार को टच नहीं कर सकते, दीवार पे रगड़न से पता चल जाएगा। आप अर्बन वॉरफेयर क्या होता है, अर्बन वॉरफेयर बहुत पेचीदा है, इसीलिए सदियों से लोग हमेशा, आप अगर देखें पेरिस के अंदर भी जब पूरे वो एलाइड फोर्सेस चली गई थे सेकेंड वर्ल्ड में, सिटी के अंदर कभी नहीं जाती है लड़ाई करने, क्योंकि सिटी के अंदर बहुत मुश्किल होती है। स्टालिनग्राड का बैटल, सिटी के अंदर कोई नहीं जाना चाहता, तो इसीलिए एनएसजी अलग से फोर्स है जो सिटी के अंदर या अर्बन एरिया के अंदर ऑपरेट करती है। ये इसीलिए क्योंकि आप सोचिए ये कमरा है, अब मैं ये कमरे को तोड़ने के लिए कोई और यहाँ पे मिलिटेंट बैठा है और मैं यहाँ पे एक बटालियन लगा दूँ, पूरी बटालियन आएगी कहाँ से? आएगा तो वो दरवाजे से ना, तो आपके पास तो फिल्टर होके आ रहा है, समझ रहे हैं? बटालियन के जगह मैं अगर उसमें ब्रिगेड लगा दूँ तो तब भी वहीं से आना है, डिवीजन लगा दूँ तब भी वहीं से आना है। सो इसीलिए जो एक्सेस है वो अर्बन एरिया के अंदर बहुत कम हो जाता है, जो आप फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हो, वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए अर्बन एरिया में किसी भी टेररिस्ट का या किसी को अटैक करने के लिए या असॉल्ट करने के लिए या फाइट करने के लिए फ़ायदा है, इसीलिए ऐसी जगह को वो मतलब टारगेट करते हैं। एंड उसी के लिए एनएसजी बनाई गई है, उसी के लिए एनएसजी बनाई गई है। अभी एनएसजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन आपस में। जब मैं 6 आदमी का एक हिट या 4 आदमी का या 5 आदमी का जो हिट एक साथ लेकर के जाऊँ, एक दूसरे को बताए बिना, मैं अगर बायां दरवाज़ा देख रहा हूँ, आप कॉरिडोर के अंदर हैं, आप सोचिए, आप किसी भी होटल का आप इमेजिन कर लीजिए, आप किसी कॉरिडोर के अंदर है, कितने सारे रूम हैं, मैं इधर देख रहा हूँ, पता नहीं कितने, कौन किस दरवाजे से कौन निकल करके अगर फायर करता है, कौन किधर कवर कर रहा है। सो आपके अंदर उस टाइप का कोऑर्डिनेशन एक स्मॉल टीम के अंदर, और मिलिटेंट यहाँ से फायर करेगा, वहाँ जाएगा, वहाँ से फायर करेगा, उसको कैसे रोकेंगे आप? हर बिल्डिंग अलग है। आज आप अपनी ये बिल्डिंग आप इमेजिन कर लीजिए, कल एक होटल इमेजिन कर लीजिए, परसों आप कॉर्नर प्लेस के वो बिजी सड़कें इमेजिन कर लीजिए, हर चीज़ अलग है। नई चीज़ में नए खतरे, कौन कहाँ खिड़की से, कौन किस कॉरिडोर से झांक करके देख के आपको एंगेज, जो आपको देख सकता है वो आपको एंगेज कर सकता है। आपको मैं समझा पा रहा हूँ कितनी ट्रेनिंग। तो हर चीज़ के लिए आपको ट्रेन करना है ताकि आपकी कैजुअलिटीज़ कम हो। और जब पूरी मीडिया दुनिया भर की देख रही है कि इंडिया के अंदर ये अटैक हुआ है और इंडियन कमांडोज, एनएसजी कमांडो कितने जल्दी इसको सॉर्ट आउट करके इनको अपने जगह पहुंचाएंगे जहां वो डिजर्व करते हैं। 90 डेज ट्रेनिंग होती है आपकी जी। तो 90 डे ट्रेनिंग में गिव मी ऐसा क्या करवाते हैं कि जो इतनी खूंखार, इतनी टैक्टिकल और इतनी ज़्यादा पेचीदा सिचुएशंस होती हैं जो अर्बन वॉरफेयर में आपने बताया, उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए 5-6 लोगों की टीम काफ़ी हो जाती है। ऐसा क्या करवाते हैं 90 डेज में? 5-6 टीम्स बड़ी होती हैं, 5-6 की आपकी छोटी सी स्ट्रेंथ होती है।
5-6 करके, एग्जैक्टली मैं नंबर्स पे जाना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा, तो 5-6 करके जो हैं वो अलग अलग टीम्स अलग अलग टास्क में ऑपरेट करती है। एक अगर सामने जा रही है तो एक उसके बैकअप में है, एक सामने वाला कॉरिडोर कर रही है, एक दूसरे कॉरिडोर को कर रही है, एक साथ साइमल्टेनियसली कहीं जाकर। इतनी छोटी टीम तो भी स्टिल कंपैरेटिवली नंबर्स में एनएसजी बहुत छोटी छोटी टीम्स में ऑपरेट करते हैं। ऑल कमांडोज, आप कोई भी कमांडो यूनिट, स्पेशल फोर्सेस यूनिट, छोटी टीम्स सब छोटी टीम्स में करते हैं, इसीलिए तो आपको बेहतरीन लोग चाहिए। देखिए, कुछ आपके इंडिविजुअल स्किल्स हैं, इंडिविजुअल स्किल, जैसे आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी है, आपको दिन रात, मतलब लेट्स से 3 दिन तक तो आपको बिना सोए हुए काम करने की आपको आदत होनी चाहिए। 3 दिन बिना सोए, बिना, बिल्कुल, आप एक कांटेक्ट आपका 3 दिन चल जाएगा, तो आप उसके बीच में आपको नींद आने लगी, वो फिर वो सोने लगोगे। ये तो पूरे फौज के अंदर है, मतलब आप अगर कहीं भी आप अटैक, आप डिफेंस कर रहे हो, आपके ऊपर अटैक आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है 3, 4, 5, 6 दिन अटैक होता रहेगा। तो आपकी फायरिंग स्किल्स, आप दिन में कोई कांटेक्ट दिन में होगा ही नहीं, ज़्यादातर कांटेक्ट आपके रात में होंगे। आप दिन में गोलियां बहुत अच्छी मारते हैं, रात में नहीं मार पाएंगे। तो इसके बाद आपके बेसिक स्किल्स में, जैसे कि आप, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि बिल्डिंग के ऊपर से रोप लगा करके आपको नीचे आना है, अलग अलग टेक्निक से आना है, किसी ने चार्जेस लगाने हैं, ब्लास्ट करना पड़ेगा, उसके बाद पूरा का पूरा टीम अंदर आना है। तो ये आपके इंडिविजुअल टेक्निक्स हो गए, आप समझ, ये तो आपका बेसिक है, ये ABCD है। ये ABCD को लेकर के आप वर्ड बनाना सीखेंगे। वर्ड बनाना सीखेंगे जब आप एक टीम के अंदर, पहले तो अपने 5 या 6 आदमी के जो हिट है उसके अंदर आपका कोऑर्डिनेशन। दरवाजे, एक दरवाज़ा कितने तरीके से खुलता है, कितने तरह के दरवाजे होते हैं, समझ रहे आप, कितने तरह के, अरे कितने तरह के दरवाजे होते हैं। अगर अंदर दरवाज़ा खुलता है तो उसका क्या ड्रिल होगा, अगर बाहर दरवाज़ा खुलता है तो उसका क्या ड्रिल होगा। दरवाज़ा कितना खुला है, दरवाजे को आपने खोलना कैसे। अब ये एक हिट के अंदर, अगर मैं नंबर 1 हूँ, मेरा ये रोल है, मैं नंबर 2 हूँ, मेरा क्या रोल है। अगर बाएं वाला ये बाएं चला गया तो मैंने दाहिने उसका कवर करना है, किस एरिया में उसका होता है। आप अपने बंदों के साथ ये जो घुल मिल करके 5 या 6 का हिट है, आपस में कोऑर्डिनेशन, इसी में पूरा का पूरा फोकस होता है। इट्स ऑल टैक्टिकल, ऑल टैक्टिकल। सिर्फ वही चीज़ अलग अलग बिल्डिंग के अंदर एक कॉरिडोर को हैंडल करना, एक स्टेयरकेस को क्लियर करना, इसी में आप पूरा 4-4, 5-5 दिन की ट्रेनिंग कर सकते हैं। स्पेशल फोर्सेस में तो फिर आपने ट्रेनिंग के लिए गए होंगे। बिल्कुल। तो वो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? सेम 90 डेज? हमारे टाइम पे 6 महीने का प्रोबेशन होता था। ओके, 6 महीने का प्रोबेशन होता था, जिसमें प्रोबेशन में क्या करवाते थे? मॉर्निंग टू नाइट बताओ, किस टाइम पे उठते थे आप, फिर सोने किस टाइम पे जाते थे? स्पेशल फोर्सेस का प्रोबेशन, मैं आपको इससे पहले स्पेशल फोर्सेस का बैकग्राउंड देता हूँ। स्पेशल फोर्सेस थोड़ा अलग है। अभी हम एनएजी कमांडो की बातें कर रहे थे। एनएजी कमांडो को अर्बन एरिया के लिए, अगर देश के अंदर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो उसके रिस्पॉन्स के लिए, चाहे भी वो स्पेशली बिग फ्रॉम 52 कि अगर हाईजैक वाईजैक होता है तो उसका अलग। स्पेशल फोर्सेस होता है जब 2 देश की आर्मीज लड़ाई करती है, जो पैदल सेना होती है, इन्फेंट्री, जैसे कि आप असम रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, या लेट्स से गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं, बिहार, सारे वो मेन सामने आमने सामने की लड़ाई होती है, लैंड फाइट। इंजीनियर्स वाले होते हैं, वो जाकर के उससे माइन फील्ड क्लियर करते हैं, पीछे से आपका सामान वामान आता है, ब्रिजेस बनाते हैं ताकि आप दूर वाटर पॉइंट एस्टैब्लिश करते हैं, वैसे होता है। आर्टिलरी वाले होते हैं, पीछे से बोफोर्स टाइप, वो उसको बम्बार्ड करते हैं ताकि जब इन्फेंट्री वाले जाए उनको आधे से ज़्यादा दुश्मन मरे हुए मिले। या इट्स लाइक दैट। सर्विसेज वाले आपके राशन वाशन से लेकर के, ऑर्डिनेंस वाले आपके एमनिशन वगैरह पहुंचाने से लेकर के, ये सारा पूरा महकमा। स्पेशल फोर्सेस का काम होता है कि जब ये सामने लड़ रहे होते हैं, स्पेशल फोर्सेस वालों को पीछे ड्रॉप कर देते हैं। छोटी सी नफरी 4, 5, 6 आदमी का, वो दुश्मन के एरिया में रह करके इतना हंगामा करना कि दुश्मन का ध्यान सामने से ज़्यादा पीछे फोकस करना, ताकि वो लेट्स से मेरे पास 3 डिवीज़न है, तो मैं एक डिवीज़न आगे लड़ाई कर रहे, एक को पीछे लगाऊं कि भैया ये रास्ता खोल करके रखना है, तो ये कभी ब्रिज तोड़ रहे हैं, कभी उनके मिसाइल साइट्स को अटैक कर रहे हैं, कभी उनके जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसको जाकर के अटैक कर रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसको जाकर के अटैक कर दिया, कोई इंडस्ट्री है उसको जाकर के फोड़ फाड़ दिया। तो उस टाइप का उनको पीछे की तरफ बिजी रखना, सो दैट वो आगे उनके एमनिशन डंप्स, आप एमनिशन डंप्स को करवा दीजिए। एमनिशन डंप्स मतलब कि उनकी एमनिशन खत्म करवा दो, जहाँ पे उन्होंने एमनिशन स्टोर करके रखा हुआ है। एमनिशन का पूरा एक चैनल बनता है, सब कुछ आगे नहीं होता, कुछ आगे होते हैं, कुछ अलग अलग स्टेजेस पे पीछे से आते हैं, वो धीरे धीरे करके जैसे आगे कंज्यूम होता है पीछे से फैचअप होती रहती है, और जो पीछे रखा हुआ है उनको आप डिस्ट्रॉय करो। तो ये स्पेशल फोर्सेस का काम होता है। ये सब स्पेशल फोर्सेस का स्पेशल टास्क होता है कि हमारी जो आर्मी है वो पूरा अगर बैटल लड़ना चाह रही है, तो उस बैटल लड़ने के लिए बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं
वो स्पेशल फोर्सेस जाके बस वो टास्क अचीव करेगी ताकि उनको आसानी हो जाए। तो स्पेशल फोर्सेस का काम स्पेशल टास्क होता है। उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को आप टारगेट करते हैं, वहाँ से जिनके इनके मिसाइल साइट्स हैं जहाँ से वो मिसाइल्स लॉन्च करेंगे। मतलब हम अपने दोनों दुश्मनों को जानते हैं, उनके मिसाइल्स हैं सामने आकर के, वो भी चाहेंगे ना जितना पास आकर के मैं मिसाइल लॉन्च कर सकता हूँ उतना ज़्यादा मुझे रेंज मिलेगा। हाँ। स्पेशली मेरी यूनिट जो है वो जंगल वॉरफेयर के ऊपर स्पेशलाइज थी और नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्पेशलाइज थी। हम प्रोबेशन ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, तो शुरुआत में मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है ना स्पेशल फोर्सेस में। आपको मकसद क्या होता है? मकसद होता है आपको तोड़ना। आप सोचिए, आप दुश्मन के एरिया में, आप दुश्मन के पीछे हैं 6-7 आदमी। आज के डेट पे अगर आपको दुश्मन ट्रैक करना चाहे, आपने एक बार रेडियो सेट ओपन किया, टक से पता चल जाएगा कि यहाँ से ट्रांसमिशन हुआ था। ड्रोन्स, आपको पता भी नहीं चलेगा ड्रोन्स आपको क्या दिख रहे हैं। 30,000 फीट के ऊपर ड्रोन जब चलता है, ना आवाज़ आती है ना कुछ आता है, ना आपको दिखेगा कुछ। वहाँ से थर्मल विजन से आपके बिल्कुल कि यहाँ पे ये 4-5 लोग सो रहे हैं, यहाँ पे आग जलाया, यहाँ पे ऐसे करके है, यहाँ से ये मूव कर रहे हैं। एक बार दैट थिंग हैपन्स, वो सीधा आपको वहीं से टारगेट कर सकता है। डॉग्स और ये तो चलिए ऐसे ही आप टारगेट हो गए। आपने सोचा चलिए अंदर जाकर के आपने कोई एम्यूनिशन डंप को टेक ऑन करना था, आपने वो ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद आप निकल, अब सबको पता है कि यहाँ पे रेड हुआ है, तो ये कमांडो यहाँ से निकलेंगे स्पेशल फोर्सेस वाले। वो पूरे एरिया में ड्रोन से लेकर के पूरे थर्मल इमेजेस, सारे रडार्स, आपके सारे पोजीशन होंगे। आप कैसे निकलोगे वहाँ से? सो यू हैव टू सर्वाइव। आपको उस एरिया में सर्वाइव करना पड़ेगा दिनों रातों। कैसे करेंगे वो बात अलग है, वो मैं नहीं कवर करना चाहता। तो मकसद ये है कि आप ऐसे बंदे सिलेक्ट करना चाहते हो जो घबराए नहीं, जो वो पंगे लेना चाहता है लाइफ में कि ये पंगा मैंने लेना है, मैं घबराता नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। आप बहुत सारे लोग मूवीज़ देख करके और वो देख करके मोटिवेट हो जाता है, बट एक्चुअली शायद वो नहीं होता है। बट तो प्रोबेशन का मेन काम वो होता है कि भैया एक्चुअली कौन कर लेगा, कौन शो ऑफ वाला है या कोई एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, या किसके। इट्स ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ। देयर कैन बी अ सिचुएशन। अब मैं एक बार कहीं बोला था और बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था, बट आप किसी मिशन के लिए जा रहे हैं और किसी बच्चे ने देख लिया, तो क्या करेंगे आप? क्या करते थे आप? मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके ऊपर, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। क्या आप जिस मिशन के लिए जा रहे हैं देश का, वो आपको इंपॉर्टेंट है? ज़रूरत पड़ने पे मेरे लिए अगर मेरा देश इंपॉर्टेंट है, मैं एक देश के लिए टूल हूँ, एक टूल क्या कह रहे हैं, एक वेपन हूँ जिसका इस्तेमाल करके वो सिचुएशन क्रिएट करना है। स्पेशली टेररिज्म में तो ऐसा है कि ताकि गवर्नमेंट के साथ आप बात करने के लिए तैयार हो जाए टेररिस्ट या दूसरे देश को, कि उनको नीचा दिखाना है ताकि वो सरेंडर कर दे। तो उसके लिए जो भी मेरे अगर देश के इंपॉर्टेंट उसके लिए है, तो आई हैव टू डू दैट। तो नॉर्मली क्या होता है, आते ही सबसे पहले 1 हफ्ते के अंदर भूत बना दिया जाता है। मतलब पहले 1 हफ्ते में आते भूत, मतलब जनरली फिजिकल्स ही होते हैं। फिजिकल आप जैसे कि मैं पहुंचते 20 किलोमीटर रन, उसके बाद 2 घंटे का आपको आराम, उसके बाद आपके क्लासेस शुरू, फिर से आपको शाम को रन करा दिया, रात में आपको ड्यूटी में डाल दिया, या रात को आपको हाइड बनाने के लिए बता दिया कि आप इतना गड्ढा बना करके यहाँ पे आप छुप करके रहेंगे और पूरा सुबह तक इस सड़क के ऊपर कितनी हरकत होती है आप पूरा रिपोर्ट करेंगे वो बना करके। सो 1 हफ्ता आपको ऐसे उसमें निकालते हैं कि सबसे पहले कि क्या हो गया हमारे साथ। आप समझ रहे हैं, सुबह सुबह हर दिन अगर आपको पहले दिन 20 किलोमीटर दौड़ा दिया, अगले दिन 10 किलोमीटर दौड़ा दिया, फिर आपको 8-9 किलोमीटर पिट्ठू डाल करके, तो पहले जिन्होंने गिव अप करना होता है वो गिव अप हो जाता है। फिर देन दे स्टार्ट टीचिंग यू। तो नॉर्मली जैसे कि हमारे वहाँ होता था 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के बेसिक स्पीड मार्चेस होते थे। ये स्पीड मार्चेस के अपने अपने टाइम्स हैं, इसको आपको पास करना ही है। तो नॉर्मल पीटी में हम हर दिन सुबह पहले, अगेन आप अगर ये पहले हफ्ते का आपने निकाल लिया कि आप चलिए ओके हैं, तो उस समय आपके अगले हफ्ते से आपका ट्रेनिंग शुरू होता है। तो आप हल्का वेट से पहले लेट्स से 10 kg वजन के साथ में आप अबाउट 10 किलोमीटर जाएंगे, फिर अगला दिन बढ़ के उसका 12 किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर होगा, फिर आपका वजन बढ़ेगा एंड योर वेट कीप्स इंक्रीजिंग टू अबाउट 20 kgs। नहीं, उसके साथ आपको दौड़ना है, स्पीड मार्चेस करना है। मार्च कहते थे, मैं भी सोचता था स्पीड मार्च में चल के जाना होता होगा, बहुत दौड़ाते हैं लेकिन या तो सुबह आप करीब 1.5 घंटा आप पीटी करेंगे, आप वेट्स के साथ में यू गो कम बैक एंड देन यू डू अबाउट 700-800 ऑफ पुशअप्स एटलीस्ट। ये करने के बाद में या रोप क्लाइंबिंग करते हैं आप,
अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स होते हैं। ऑब्स्टिकल आपका जैसे कि बर्मा ब्रिज या आपको हॉरिजॉन्टल वो कहता है जिसमें आपको लेकर के आपके यू हैव टू क्रॉस एन ऑब्स्टिकल, वो वाले कराते हैं। फिर अनआर्म्ड कॉम्बैट के ऊपर बहुत फोकस दिया जाता है। अनआर्म्ड कॉम्बैट का आपका एटलीस्ट 30-40 मिनट्स का हर दिन सेशन होता है। ये होने के बाद में बिना हथियार के कैसे लड़ोगे? बिना हथियार के कैसे लड़ेंगे आप? बिना हथियार के आपके पास जो भी है उस चीज़ को आप हथियार बना करके कैसे लड़ोगे? क्या क्या चीज़ों को, यूनिक चीज़ों का आप हथियार बना के किसी भी चीज़ को जैसे आप डिपेंड करता है टॉप 3 की कौन से ऐसे 3 चीज़ें हैं जो इससे आप लड़ सकते हो और उतनी खूंखार तरीके से लड़ सकते हो? जो आपका पेन। ओके, आपका पेन। लॉट ऑफ पीपल यूज ए पेन, अपना स्पेशल पेन कैरी करते हैं। अनआर्म्ड कॉम्बैट के लिए पेन आते हैं आपके। कौन से पेन होते हैं जो सबसे बढ़िया होते हैं? आई हैव वन, आई एम नॉट कैरिंग इट नाउ। इट्स अ वेरी स्टर्डी पेन। और कौन सी कंपनी का क्या नॉर्मल पीपल बाय इट? या ये तो ऑफ द सेल्फ डिफेंस के लिए मिलता है। सेल्फ डिफेंस के लिए मिलता है, जिसमें कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ पेन, बट देन यू कैन हिट। उसमें वो पार्ट्स नहीं है कि ये खुल जाएगा। पेन का स्ट्रेंथ कैसे टूटता है, क्योंकि उसके बीच में जॉइंट होता है। इसका कोई जॉइंट नहीं है, इट इज़ वन सिंगल पीस एंड यू कैन एक्चुअली यूज इट। आप अपने कार के कीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप अपने घड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। घड़ी कैसे यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। How? Tell me if this is a watch. अगर आपको इसको weapon बनाना हो तो how will you do it? If your knuckles are not that strong, you can use it to punch someone. This. Yeah. Okay. So anything, मतलब आपको जब जो चीज़ मिलता है and you can use that. तो जो आपके आसपास चीज़ें होती है उन सबको यूज़ करना सिखाते हैं? Anything. I mean, सबसे अनयूजुअल कौन सी चीज़ आपने कभी उठा के उसको वेपन जैसे यूज़ किया? मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है वैसे करने के लिए, दो आई हैव गॉट इनटू, आई एम वन ऑफ द रेयर वन हु हैज़ गॉट इनटू हैंड टू हैंड कॉम्बैट और कम आउट अलाइव ऑफ इट। मतलब मैं फंस चुका हूँ, बट ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे कुछ। बट या मतलब सबसे पहले हम जैसे ही वो कैसी सिचुएशन में आते हैं तो ना सोचते हुए भी हमारे दिमाग में यही अभी कि इसमें से मैं क्या उठा करके आपको मार सकता हूँ। हमारा दिमाग ऐसे सोचने लग जाता है कि जैसे ही मामला कहीं गर्म हो जाता है, लेट्स से किसी के साथ भी कोई और लड़ाई कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपके दिमाग में ये चलने लगता है कि इसमें से क्या है कि ग्लास उठा सकता हूँ, कि माइक उठा सकता हूँ। कई बार हमने सोचा नहीं है, मैं सड़क पे चल रहा हूँ, इवन ऑपरेशंस के दौरान मैं सड़क पे चल रहा हूँ और सडनली मेरे को कुछ दिखता है, यार ये यहाँ पे है ना, इसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसी चीज़ें मतलब आपके दिमाग में रिटेन होना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये यहाँ पे देखा था, अगर जरूरत पड़ती है मैं इसको उठा सकता हूँ। सड़क पे चल रहा हूँ वहाँ पे भी ऐसे। गिव मी एन एग्जांपल, क्या सड़क पे चलते हुए देखा आपको लगा कि यार ये चीज़ तो बहुत बढ़िया वेपन हो सकती है? अभी एक छोटा सा मैं सुबह जब आ रहा था, इतना सा एक सरिया पड़ा हुआ था, तो सडनली मुझे कुछ और सोचता हुआ आ रहा था कि मैं शायद आपके पॉडकास्ट में क्या बात करूंगा, और इट स्टेड विथ मी फॉर सम टाइम। फिर मैं कि ये बकवास क्यों सोच रहा हूँ, मैं इस लाइफ से निकल चुका हूँ और आगे आ चुका हूँ, लेकिन बिना सोचे भी ना आपके दिमाग में रजिस्टर होने लगती है कि ये वहाँ पे देखा था, ये यहाँ पे देखा था, ये कभी early signs of PTSD. I won't say so, but I'm asking you. I'm asking you, do you think so? नहीं, मुझे कभी हुआ नहीं। बट या कमिंग बैक टू जो आपका ट्रेनिंग, तो अनआर्म्ड कॉम्बैट की आप ट्रेनिंग करते हैं एंड देन यू गो फॉर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आप खा पी करके वापस नहा धो करके वापस आते हैं, और देन आपके क्लासेस चलते हैं। आपके नॉर्मली दिन के जो सुबह वाले क्लासेस चलते हैं उसमें आपको डेमोलिशन, नेविगेशन के लिए आपको ज़्यादातर जंगलों में जा कर के कि आप मैप पढ़ के कैसे आप पहचानते हैं। फ़ौज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है आप सही जगह अगर आप पहुंच जाते हो समय से, बिना ज़्यादा घूमे हुए। लोग वो मैप देख करके गुम होते रहते हैं। या तो नेविगेशन की मैप पढ़ करके आप मैप में जो है आप देख करके कंट्रोल्स उसका वी कुड एक्चुअली सी कि वो फीचर्स कैसे हैं जो आजकल गूगल इमेजेस में होते हैं। ऑल टाइप ऑफ वेपन्स। ऑल टाइप मतलब कौन से टाइप के? ऑल टाइप मतलब हमारे पास सब तरफ के दुश्मन के वेपन्स होते थे, हमारे अपने वेपन्स होते थे। आप सबसे पहले तो अपने वेपन्स के ऊपर मास्टरी, मतलब देयर इज अ स्किल, देयर आर सम गाइस 10 12 4 3 2, लाइक व्हाट आर द टाइप्स की गन होती होगी? गन्स कितने टाइप की होती होंगी? अलग अलग टाइप्स की होती हैं। देयर आर असॉल्ट राइफल्स, देयर आर सब मशीन गन्स, देयर आर पिस्टल्स, देयर आर मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर्स, देयर आर रॉकेट लॉन्चर्स। अलग अलग तरह के रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, मशीन गन्स होते हैं, वो सबको आपको इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग मिलती है। बिल्कुल।
और उनको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। मतलब आप जैसे कि मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर, इट हैज़ हैपेंड, देयर हैज़ बीन अ कैजुअलिटी, उनको एक्चुअली पता नहीं था, उन्होंने फायर किया और सामने पत्ता था, उसका क्या होता है ना, वो जैसे आम वो पत्ते पे टकरा करके इट जस्ट ब्लास्टेड सामने एंड उसके स्प्लिंटर से आदमी मर गया। सो आपको अगर एग्जैक्टली इस्तेमाल नहीं करना था, हमारा ऐसा होता था रॉकेट लॉन्चर का, आपने देखा है रॉकेट लॉन्चर? नहीं, रॉकेट लॉन्चर सबसे बढ़िया जवाब होता है मूवीज हमारा, में देखा है, जो देखा है या कभी आई विश ऐसा हाथ में लेके जाते हैं वो, कि जो मशीन नीचे लगी हुई रहती है। नहीं, इट्स अ बजूका टाइप। हाँ, इट्स अ ट्यूब। हाँ, इट्स अ ट्यूब बजूका, जो मूवीज में देखते हैं, दैट्स ऑल। और वो जब फायर होता है कहीं से भी, अगर हम कहीं चल रहे होते हैं, हमारा वो बंदा एकदम तैयार चलता है, कहीं से अगर मिल्टन ने फायर किया, बम, एक शॉट और सब शांत, और आप एकदम ज़मीन को कांपते हुए महसूस कर, बम, ऐसा होता है, फट जाती है सबकी। आप देख के लग रहा है आप एक्साइटेड हो रहे हो। मिसिंग दैट लाइफ। बट मैं आपको क्या कह रहा था कि हाँ, उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए रात के अंदर उसके ऊपर रेंज लगता है, उसके राउंड के ऊपर रेंज लगता है, उसके राउंड के ऊपर रेंज लगना, हम आँख में पट्टी बांध करके हम उसके ऊपर प्रैक्टिस ऐसे करते थे, मतलब पूरा का पूरा आपका लाइफ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि आप विल सब्सिक्वेंटली टॉक कि मणिपुर के अंदर हम जब गए थे कैसा माहौल था, और कहीं से मिलिटेंट उठ करके फायर करते थे, और मतलब आपने सबसे पहले आपका जवाब बम जब तक नहीं जाए आप तो दब गए अंदर फायर के। एक्सप्लोजिव हैंडलिंग एक स्पेशल फोर्सेस का बहुत लगता है कि स्पेशल फोर्सेस वाला वो बिल्कुल वो एकदम उस टाइप का जोश वाला नहीं, हमें ठंडे दिमाग वाला, सोच वाला, जिसका इंटेलेक्ट हाई है, जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत टेक्निकल चीज़ है, डेमोलिशन कैलकुलेट करना बहुत टेक्निकल चीज़ है, उसको लगाना, आप समझ रहे हो, ऊपर आपके दुश्मन घूम रहे हो और आप नीचे जा कर के चार्ज लगा रहे हो, डिटोनेटर डाल रहे हो, और वहाँ से आप बच करके आ रहे हो, बड़ा ही टेक्निकल और नर्व्स ऑफ स्टील जो कहते हैं वो वाला काम है। तो पूरा ट्रेनिंग इसका होता था। आफ्टरनून्स को नॉर्मली हमारे सारे फायरिंग होती थी अलग अलग, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर, बिना देखे कैसे आप फायर कर, बिना देखे फायर करने से पहले तो शुरुआत में आप पहले नॉर्मल तो फायर करेंगे, आधी फौज की तो सीधे मतलब चलिए लीव दैट आउट, बट फायरिंग इज़ नॉट ए स्किल जो सबको नेचुरली आता है, तो उसके लिए बहुत ट्रेनिंग करना पड़ता है। एंड हम तो उस लेवल पे जाते हैं कि हम बस वेपन उठाए और ठप 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 कि आप सडनली आप इधर जा रहे हैं, इधर से आ गया इधर फायर, इधर से आ गया इधर फायर, कैसे आपका बॉडी स्ट्रांग होती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कि अनअमाउंटेड अनकाउंटेड बस मारते जाओ, 2-3 तोड़ ही जाएंगे। नो, फर्स्ट हिट, अगर आपने पहले गोली में नहीं मारा तो उसके बाद कोई नहीं मरता, या पहले गोली में अगर आपने नहीं मारा, दूसरे गोली में तो आपने जिसने भी जहां एम ले रखा है वो उसको मिलना ही नहीं है वहां पे, क्योंकि एवरीबडी विल जस्ट डाइव, सामने आ रहा है, ये आ रहा है, जिसने पहले मार दिया वो बच गया, अदरवाइज तो खत्म है। मैंने जो गन्स चलाई है, मतलब लाइफ में, ये शूटिंग रेंज में करी है एंड इन फॉरेन कंट्रीज, तो वहाँ पे मैंने करा है। कभी भी आई डोंट नो कि आर्मी गन्स कैसी होती है, वो क्या होती है। मैंने पिस्टल चलाई है और एक लॉन्ग गन थी वो चलाई है, एंड आई डोंट नो नेम्स क्या होते हैं, दैट्स देयर। एंड देन थर्ड वाज जिसमें आप प्रॉपर एम करते हो और एम करके आप बहुत दूर पे एक शॉट लेते हो, स्नाइपर। दीज आर द स्नाइपर का एक लोअर वर्जन था, आई वुडंट कॉल इट स्नाइपर जैसे ही, बट समथिंग लाइक दैट, या टेलीस्कोपिक साइट के साथ में होगा, टेलीस्कोपिक साइट से, जैसे 3 गन्स व्हिच आई हैव सीन, राइट। तो जब मैंने पिस्टल चलाई थी तो फर्स्ट टाइम में मतलब ऑलमोस्ट मेरे हाथ में स्प्रेन आ गया था, लाइक इट वाज, जब मैंने जाया था, आई थिंक आई वाज इन बॉस्टन, और बॉस्टन में शूटिंग रेंज में गया था, और मैंने जब फर्स्ट टाइम इतनी ज़ोर से उसका वो ऐसा पीछे आता है दैट लाइक ऑल आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो व्हाट आई नोटिस कि जब सेकेंड टाइम ट्राई किया, थर्ड टाइम ट्राई किया, तो जब मैं एक करके और बहुत सोच के, बहुत दिमाग लगा के अगर मैं शॉट ले रहा हूँ, राइट, तो इधर उधर ही शॉट्स आते थे। और जब मैं ऐसे 6 का राउंड धड़ धड़ और 6 से किया, तो यूजुअली मेरे 6 में से 3 या 4 पॉइंट पे लगते थे। डू यू थिंक दैट कि एक बार आप एम नेचुरल है फिर तो नहीं बट आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि डू यू थिंक कि जब आपके दिमाग में लोड नहीं होता है कि मल्टीपल मार दो, कहीं भी लगा, इट्स ओके, देन जब ईस्ट से सोच रहे हो तो देन इट्स ईजियर टू एम, देन कि आप जब बहुत सोच रहे हो तो कि एक ही शॉट लगाना और ये एकदम पॉइंट पे जाना चाहिए? डू यू फील कि जब क्वांटिटी हाथ में होती है तो इट्स ईजियर टू डू इट? इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग एंड इट कम्स, ये प्रैक्टिस के साथ आता है।
देयर आर आप जो कह रहे हैं 2 तरह की फायरिंग होती है। एक तो सडनली आप चल रहे थे एंड यू कॉट इन एम्बुश, आप एम्बुश में फंस गए हैं, तैयार थे एंड दे जस्ट फायर। सो उस समय आपको शायद दिख भी नहीं रहा कहाँ से एग्जैक्टली फायर हो रहा है, आप भटा करके ना उसको फायर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें आप शिस्त लेके किसी को मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपका मकसद है कि आप अगर फायर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो आपको एम ले लेकर के फायर करता रहेगा, और जब गोलियां चलेंगी तो वो थोड़ा छुपेगा एंड आपको मौका मिल जाएगा बचने के लिए। सो वो है जिसमें हम दबाने के लिए फायर कर रहे हैं। अदरवाइज आपका फायर देयर इज़ ए टेक्निक टू इट। आपका देखिए फाइनली आप आंखों से देख रहे हैं तो आपके आंखों का और वेपन का जो लेवल है उसके ऊपर, वो जितना नीचे होगा आपकी वो उतना वेरिएशन होगा। मैं वो दोनों आंखें खोल करके फायर करने की बात कर रहा हूँ। आपका मास्टर आई एक है, आपको वो ड्रिल कराया था कि आपका मास्टर आई कौन सा है। वो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फायरिंग से पहले कि आपका मास्टर आई कौन सा है। आप अगर नेचुरली नॉर्मली राइट आई अगर है तो बहुत अच्छा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, पर अगर लेफ्ट आई है कुछ लोगों के लिए तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। आपको यू हैव टू लुक एट इट थिंग्स इन ए स्लाइटली डिफरेंट वो। आपका बॉडी पोस्चर से लेकर के, एंड इट कम्स विथ प्रैक्टिस, आपका पूरा बॉडी के अलाइनमेंट से होती है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फायरिंग, इट इज़ अबाउट आपका बॉडी पोजिशन कैसा है। वहाँ पे ट्रेनिंग में आप बता रहे थे कि हर टाइप के वेपन्स की ट्रेनिंग होती है और प्रॉपरली आपको, आप बोल रहे हो इन योर लैंग्वेज, रगड़ा जाता है। सुबह से रगड़ा जाता है, सुबह से लेकर के आप हर वेपन का आंख बंद करके पट्टियाँ डाल करके आप उसको खोलना जोड़ना सब कुछ कर रहे हो। ओके, स्पेशल फोर्स जब 21 पैरा स्पेशल फोर्स में थे, उसको वागनख क्यों बोलते हैं, टाइगर क्लॉ क्यों बोलते हैं? जो 21 पैरा SF है, हम 21 मराठा लाई से रेज हुए। ओके, इट वाज 21 मराठा लाइट इन्फेंट्री। और वहाँ से हमारी यूनिट बहुत अच्छा कर रही थी, तो हमें ऑप्शन दिया गया था कि आप स्पेशल फोर्सेस बनना चाहोगे, और हमने कहा हम बिल्कुल बनना चाहेंगे, और हमें कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसीलिए हमें वो मराठा वाला एफिलिएशन है। और मराठा वाला एफिलिएशन से शिवाजी तो सबको पता है, शिवाजी ने अफजल खान को मारने के लिए ही हैड यूज्ड जो वागनक। सो वो वेपन है, कंसील्ड वेपन है, जिससे मतलब सच अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया था। और मैं पर्सनली शिवाजी महाराज का फ़ैन हूँ। उनके बारे में क्या है जो आपको बहुत इम्प्रेस करती है? टेल मी वन थिंग दैट यू रियली लव अबाउट हिम। उनकी जो लीडरशिप थी, एक तो गाइल मतलब बदमाशी, खुराफाती दिमाग। कोई किसी को बुरा ना लगे, बट आप औरंगजेब के जेल से वो फ्रूट के बास्केट में बैठ करके अगर भाग के आप आ सकते हैं, आसान है क्या? कैसा उल्लू बनाया उसने उसका। ये है गाइल, चटकी, जिससे आप अपने दुश्मन के कनिंग दिमाग, दुश्मन के माइंड पे आपने स्ट्राइक किया और टक से आप पता ही नहीं चला। और उसने ऐसे थोड़ी कि एक दिन बास्केट में बैठ के, उसने पूरा गेम प्लान बनाया कि भैया मुझे ये खाना है, मुझे ये चाहिए, हर दिन इतना आएगा, आता रहा, तो एक दिन निकल गया। सेकंड, पर्सनल करेज, फिजिकल से लेकर के मॉरल करेज, जिसमें बंदे के अंदर इतना दम है कि उसके डबल साइज वाले ने उसको चैलेंज किया और वो खुद पहुंच गया कि कोई बात नहीं। और ऐसे थोड़ी कि एक दिन बोला कि अच्छा चलो मैं देखता हूं और जाकर के उसने मार दिया। नहीं, प्लानिंग की, उसने तैयारी की, उसने उसको कैसे कंसील करके रखना है, उसका प्रैक्टिस किया, क्या किस मूव से कहाँ अंदर डालेगा ताकि वो एक ही शॉट में ख़त्म करते, उसकी प्रैक्टिस की उसने। और वो करेज होना कि खुद जाकर के मैं करूँगा। राजा थे ना वो, किसी और को भेज सकते थे, कुछ और कर सकते थे, कितने लोगों में वो खुद अपना करने के लिए वो हिम्मत होगा। नॉट टू मेनी, स्पेशली एज ए राजा। देन उन्होंने शाइस्ता खान के पैलेस में रेड किया था, बाराती बन करके गए थे, बाराती बन करके जाके पैलेस के अंदर रेड करना, और शाइस्ता खान की उंगली कट गई थी शायद, ही जस्ट किसी तरह वो बच गया था। अगेन वो रेड खुद लीड करना एज ए राजा, खुद, मतलब आप उनको भी हमारी तरफ मज़ा आता था ये सब करके। नहीं कि एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि ऑपरेशन करेंगे, मज़ा आएगा, इसको ऐसे निपटाएंगे। सो दैट्स अ ह्यूज फैन ऑफ, मतलब जिस हिसाब से वो ये सब करते थे। बिल्कुल। आप जब जंगल वॉरफेयर के लिए ट्रेन कर रहे थे, तो जंगल जो वॉरफेयर है वो डिफरेंट कैसे है बाकी सबसे, और उसके लिए क्या स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है? बिकॉज इफ यू लुक एट लेट्स से JNK में जो
स्पेशल फोर्सेस होंगी, उनको माउंटेन ट्रेनिंग ज़्यादा दी जाती होगी। एंड अगर आप ईस्ट साइड पे थे तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको ज़्यादा जंगल वॉरफेयर करना पड़ता होगा। तो दोनों की ट्रेनिंग में कुछ तो डिफरेंट होता होगा। सो आपके लिए कैसे ट्रेनिंग डिफरेंट थी? देखिए माउंटेन्स में एक तो जहाँ स्नो आ जाता है तो स्नो में सर्वाइवल के लिए आपको अलग से ड्रिल्स चाहिए होते हैं। स्नो के अंदर देयर आर क्रिवासेस, आइस वॉल्स, उसको नेगोशिएट करना थोड़ा सा अलग सा पेचीदा हो जाता है। आप समझ रहे हैं, वहाँ पे आपको रोप फिक्सिंग करके हर जगह ऐसे पहाड़ हैं जहाँ आप नॉर्मल जिस हिसाब से आप जंगल में चल सकते हैं शायद आप उसमें जंगल पे नहीं चल पाएंगे, तो आपको वो रोप टेक्निक्स और कहीं आपको हो सकता है कि स्कीइंग करके जाने की ज़रूरत पड़े ना। और जहाँ ग्लेशिएटेड टेरेन है, आप अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएँ कि एरिया ग्लेशिएटेड है या कितना हजार्डस है, आप हो सकता है कि बिल्कुल ग्लेशियर के अंदर घुस जाएं। तो उसके ड्रिल्स बहुत ही अलग और बहुत ही वो है। आपके बॉडी को भी उस कोल्ड क्लाइमेट के अंदर एक्लेमेटाइज होना चाहिए। आपके जैसे मैं लद्दाख में भी था तो उस ऑल्टीट्यूड के अंदर एज इट इज़ आपके बॉडी 30% कम ऑक्सीजन में काम कर रही है। आपको एक्लेमेटाइज होना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मली every week I have seen somebody or the other dying। मैं फौजी नहीं बोल रहा हूँ, बट ऑल्टीट्यूड ऐसा है कि लोगों को पता नहीं चलता, वहाँ पे घूमने के लिए चले जाते हैं और बिना प्रिकॉशन के जो उनको एडवाइजेबल है धीरे धीरे करके आपको एटलीस्ट 2 दिन ले में आपको एक्लेमेटाइज करके जाना होता है। और जिनके पास कोई तकलीफ़ें होती हैं जो पहले पता नहीं चलता, ऐसे हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, वहाँ पे आपको वो करने के लिए तो दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रेनिंग। आपके इक्विपमेंट उस हिसाब से होना चाहिए। तो और जंगल में जहाँ पे जंगल का गेम बिल्कुल अलग है। जंगल के अंदर आपको कुछ नहीं दिखता, आपको उसमें मैप पढ़ करके नेविगेट करके ही कहीं से निकलने के लिए आप, इट्स अ ह्यूज चैलेंज। समझ रहे हैं आप, जंगल को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इतने थिक जंगल के अंदर जंगल बहुत अलग होता है। जंगल के अंदर हर चीज़ का मार्क छोड़ देती है। जंगल के अंदर 4 आदमी गए, 6 आदमी गए, 8 आदमी गया, कितने आदमी बैठे हैं, कितने आदमी खड़े रहे हैं, कितने दिन पहले गया, हर चीज़ ट्रैक हो जाता है। कैसे? आपके पास अगर नज़र है, आप कहीं से निकलते हैं वो घास में आपका मार्क्स छूट जाएगा। आप कहीं बैठते हैं वो पत्तों में आपको देख करके पता चल जाएगा। आप कहीं खाना बनाएंगे वो मार्क्स आपके रह जाएंगे, अनलेस यू आर वेरी केयरफुल, जैसे कि हम होते हैं। सो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जहाँ से निकलें किसी को पता ना चले, एटलीस्ट ये ना पता चले कि कितने लोग आए हैं, कौन आए, स्पेशली फौजी आए हैं। कैसे उसको हटाते हो उस मार्क? उसके बिल्कुल ड्रिल्स हैं। आप देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट उसके ड्रिल्स हैं। मतलब आप कैसे, आप हर कदम कैसे रखते हैं ताकि आपके पाँव के, इनफैक्ट ये मैंने कई बार बताया, एक ऑपरेशन जिसमें मुझे शौर्य चक्र भी मिला था, उसमें हम बिल्कुल नंगे पाँव गए थे जंगल में। नंगे पाँव क्यों? क्योंकि उस एरिया के अंदर हमने देखा कि जो भी सिविलियंस हैं वो जूते नहीं पहनते हैं। तो पहले तो हम अगर 6, 7, 8 आदमी भी अगर निकलते हैं, पहले हमने कोशिश किया कि सिविल जूते पहने। अब सिविल जूते पहनते थे तो लोगों को पता चल जाता कि यार 7-8 सिविलियन कौन चल रहा है एक साथ, बाटा के जूते पहन के, यहाँ बाकी तो कोई जूता पहनता नहीं है। सो ब्रिगेडियर योगेश शर्मा है, ही वाज द टीम कमांडर। मैंने सर से बोला, सर हमें कोशिश करना पड़ेगा। तो पहले तो सबने हंसा कि क्या बकवास कर रहे हो, नॉट हिम, बाकी लोग कि क्या बकवास कर रहे हो सर, हम साला 25 किलो का पिट्ठू भी उठा करके चलेंगे हथियार में, और एम्बुश हो सकता है कुछ, और आप कह रहे हो हम नंगे पाँव और क्या करवा रहे हो हमसे। बट दैट जेंटलमैन वाज वेरी नाइस। ब्रिगेडियर योगेश शर्मा बोला नहीं, लेट्स ट्राई दिस। करीब 1 महीना हमने पूरा प्रैक्टिस किया। हमने जूते नहीं डाले, कोई वीआईपी भी आता था, हम ऐसे नंगे पाँव जा करके उनको जय हिंद सर वो कहते हैं कि क्या ढांचा खराब है इनका, जूते भी नहीं डाल रहा हुआ है सारे के सारे। एंड देन वी वेंट, एंड व्हेन वी वेंट किसी को पता ही नहीं चला कि यहाँ कोई आया है। सो उस तरह का माइंडसेट होता है हमारा कि तो उसमें पैर में, लेकिन डोंट यू थिंक कि उस टाइम पे ये थॉट होगा कि मिशन हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाए, क्योंकि आपको पता नहीं, आप जंगल में चल रहे हो, कांटों पे पैर रख दो, पत्थर पे पैर रख दो, किसी जानवर पे पैर रख दो, तो शूज़ आपको प्रोटेक्ट करते हैं बाकी चीज़ों पे। बिल्कुल करते हैं आपको, बट आपकी ट्रेनिंग उस हिसाब से होनी है ना। बट चलते आप कांटों पे पैर रख दोगे तो आपको कैसे? तो आपने अपने यार, हम पहले लोग थोड़ी हैं, लोग जूते तो बाद में पहनना शुरू किया ना, उससे पहले तो लोग बिना जूतों के चलते थे। आप जब पीटी कर रहे हैं हर दिन, आप जंगल में दौड़ रहे हैं हर दिन, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने बताया 1 महीना में प्रैक्टिस किया, आप जंगल में वैसे ही हैं आप।
ओके, आपने बोला 25 किलो का पिट्ठू लेके, पिट्ठू मतलब क्या होता है? बैग, पिट्ठू को क्या बोलते हैं? सामान, बैग क्या पिट्ठू होता इज अ रुकसैक। ओके, और रुकसैक जो होता है, आजकल माउंटेनियरिंग वगैरह गए कि आप सारे रुकसैक जो ट्रैकिंग वैकिंग में आपने देखा होगा, पिट्ठू में आप सारा अपना सामान लेकर के तो घूमते हैं 25 किलो का होता है वो? अभी देखिए आप कितने दिन का ऑपरेशन है, किस माहौल है, अगर ठंड है तो आपको कोट्स वगैरह भी कैरी करना पड़ेगा। क्या होता है एक पिट्ठू में? आपके पिट्ठू में क्या क्या होता है? आपका खाना पानी, आपके ड्रेस चेंज करने के लिए, आप जहाँ भी बैठे हैं ठंड में, आपको पहुँचते ही आपको कुछ और अगर आप नहीं पहनेंगे आप तो ठंड में वो जाएंगे, तो आपका स्पेयर भी खरीदना है, लेके जाना है। आप जहाँ भी हम जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में हमेशा बारिश रहती है, तो आप जब मूव कर रहे हो आप हमेशा 6 दिन के लिए गए तो आप 6 दिन गीला ही हो आप आप समझ रहे, तो आपको एक स्पेयर ड्रेस की, कभी अगर थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिलता है तो आप कम से कम वो स्पेयर पहन करके, आपको स्पेयर जूते कैरी करने हैं। आप जहाँ तहाँ का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि आपने जहाँ तहाँ का अगर पानी पी लिया तो आपका वो ख़त्म है, यू नेवर नो, एक का पेट खराब हो गया, पूरा का ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो कम से कम 6 लीटर तो आप पानी कैरी करते हैं, तो 6 kg आपका उसी में से हो गया। उसके बाद आपके एमनिशन, आप अगर ऐसे जगह पे जा रहे हैं, आप रेड करने के लिए जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर के एक राउंड आपका 2.5 kg का हो जाए। मेडिकल किट आप कैरी करते हैं, MGL के ग्रेनेड्स आप कैरी करते हैं, PKMG जो आपका मशीन गन होता है उसके बेल्ट्स कैरी करते हैं, माइंस कैरी करते हैं, क्लेमोर माइंस कैरी करते हैं। अब मैं सारा कुछ, बट यू आर वेरी वेल इक्विप्ड एंड प्रिपेयर्ड, आपके एमनिशन वगैरह से लेकर के सब कुछ। ओके, सो ड्रेसेस होती है, एमिनेशन होता है, वाटर होता है, जो भी आपको चाहिए सस्टेन करने के लिए। क्या क्या सस्टेन करने के लिए चाहिए? फूड आप लेके चलते हो? बिल्कुल, वी कैरी आवर ओन फूड। कितने किलो का फूड होता है? फूड बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता है, अनलेस कुछ जैसे कि फौज के अंदर MRE के पैकेट्स मिलते हैं, वो अगर आप कैरी करते हैं उसका थोड़ा वेट होता है। अदरवाइज वो भुना हुआ चावल वगैरह लोग लेके जाते हैं जिसका हार्डली एनी वेट, तो कोई उसका वेट नहीं होता। ओके, तो सबसे मेन वेट, सबसे ज़्यादा किसका वेट होता है? पानी का 6 लीटर एटलीस्ट पर पर्सन, या मतलब 2 लीटर वाले बॉटल्स हम कम से कम भर करके कैरी करके लेके चलते हैं। यानी पूरा क्रू आपस में सब शेयर करते होंगे कि मैं अगर स्लीपिंग बैग लेके जा रहा हूँ तो तू ये ले, ऐसा नहीं होता कि सब हर इंडिविजुअल का एक अलग ही होता है क्या? नॉर्मली कुछ चीज़ें अपना पर्सनल होता है, बट कुछ चीज़ें शेयर करके भी हो जाती हैं। और फिर कुछ स्क्वाड जो हम कहते हैं, स्क्वाड के लोड्स होते हैं, जैसे कि माइंस वगैरह, तो स्क्वाड में 3 माइन जाना है तो एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। स्पेशल फोर्सेस में तो ऑफिसर को भी बिल्कुल बांट देते हैं, अदरवाइज वो नहीं होता कि नहीं साहब ये आपके हिस्से में है, मेडिकल किट आपके हिस्से में है, ये आपने लेना है, तो उस हिसाब से ऐसा सबका वेट इक्वली होगा, सब 25 किलो का लेके जाएंगे। यस, नॉट एग्जैक्टली 25 किलो, मतलब किसी में हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए, किसी में हो जाता है कि कम हो जाए। एंड सबसे यूजफुल गियर क्या होता है आपके पिट्ठू में? डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे? डिपेंड करता है ऑन द काइंड ऑफ ऑपरेशन एक्चुअली। अगर ठंड का टाइम है तो आई वुड से एक जैकेट या कुछ सबसे यूजफुल होगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर बारिश का मौसम है तो एक चेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। गीले तो आप ऐसे ही रहते ही हो, एंड देन यू गेट इनटू हैवी फाइट, तो आपका एमिनिशन इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। सो ओके, किसी में अगर आपका बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, बहुत ज़्यादा चलना है, तो आपने अगर चॉकलेट्स कैरी किए हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। आप ऑलवेज होकर के अच्छा ब्लेसिंग की मैं यार ये इस दिन चॉकलेट लेके आया था कि बहुत यार तो चॉकलेट आपको एक क्विक शुगर स्पाइक दे देती होगी, एनर्जी देता है, मेक्स यू फील गुड। बिल्कुल, एंड यू आर कंप्लीटली टेंस्ड। आप एवरी टर्न, एवरी हाइट आप जिसमें चल रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई वहाँ बैठा होगा जो आपको फायर करेगा, कोई यहाँ बैठा होगा जो आपको फायर करेगा। टेल मी कि अगर वेपन और खाना और पानी हटा दो तो सबसे ज़्यादा यूजफुल चीज़ क्या है आपके लिए? वेपन, खाना पानी हटा दो तो खाना पानी, आई थिंक इन मेडिकल किट। वो हर सबका नहीं, बट देयर इज अ डिस्टिंक्ट वो डिपेंडिंग ऑन द थ्रेट, किस हिसाब के एरिया में आप जा रहे हैं, कितने कैजुअलिटीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उतना आपको मेडिकल का सामान लेकर के जाना है। कम से कम 3-4 कैजुअलिटीज़ आपकी टीम ने हैंडल करना है। हम बात कर रहे थे कि गेयर्स की बात कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट गेयर आपने बोला मेडिकल किट होती है। ठीक, अगर आपको चॉइस दिया जाए कि आपको अकेले किसी जंगल में छोड़ दिया जाएगा एक मिशन पे, एंड आप कोई भी सिर्फ एक चीज़ कैरी कर सकते हो अपने साथ, तो व्हाट विल यू कैरी? मिशन के लिए आप एज इन कुछ एग्जीक्यूट करना है? कुछ एग्जीक्यूट करना है। मान लो आपको मिलिटेरी एरिया में जाना है और
कुछ भी एग्जीक्यूट करना है, इट कैन बी वेरी सिंपल एज वेल, बट अब आपके पास चॉइस है कि अब एक ही चीज़ ले जा सकते हो और आप कुछ नहीं ले जा सकते, व्हाट विल यू कैरी? I'll carry a मल्टी यूटिलिटी नाइफ. एक नाइफ या मल्टी यूटिलिटी अगर नहीं कि इसमें बहुत सारी यूटिलिटी हैं तो एटलीस्ट अ नाइफ इज समथिंग. जिस अगर आपके पास नाइफ है तो आप कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, आप वेपन्स बना सकते हैं. बना सकते हैं मतलब या कैसे? आप अच्छा, नाइफ कोई वेपन बना सकते हो? नाइफ को वेपन बना सकते हैं, आप पेड़ काट करके उससे वेपन बना सकते हैं, आप आग जला सकते हैं, आप उसका से इस्तेमाल आग कर कैसे सकते हैं. लगती आप को खाना खाना है तो आप नाइफ से आप देयर इज़ अ बो मेथड कि आपको कैसे वो करना है. मैंने अभी सर्वाइवल वाले क्लासेस भी लिए हैं काफ़ी सारे. तो देयर इज़ अ तरीका जिसे आप काट करके यू मेक ए प्लेटफॉर्म. एक आपको बो बनाना होता है, उसमें छेद करके आपको अलग अलग तरीके चीज़ें उसमें इकट्ठा करके एंड बो आप समझते हैं, बो के बीच में एक स्टाफ डाल करके आप उसको फ्रिक्शन से आप आग जला सकते हैं. ऑफ कोर्स सेकंड चीज़ अगर आप बोलें कि और एक चीज़ अगर आप अलाउ करेंगे तो आई वुड प्रेफर लाइटर और फ्लिंट या कुछ जिसे आग, क्योंकि आग बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल में, जंगल में हर चीज़ के लिए आपको चाहिए होता है. बट हाँ, अगर एक चीज़ है तो आई वुड से नाइफ, क्योंकि आप नाइफ यूज़ करके यू कैन मेक लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ दैट. आपको रहने के लिए शेल्टर बनाने से लेकर के हर चीज़ के लिए आप नाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, टेल मी कि जब आप मणिपुर में थे तो मणिपुर में तो इतने गहरे जंगल होते हैं, तो उधर आग कैसे लगती है? और क्योंकि वहाँ पे यूजुअली बारिश ही होती रहती थी मोस्टली. आग कैसे लगती है मतलब बारिश होती है तो वुड गीला हो जाता होगा, उन सब के बीच में गीला वुड जलाना, इज इट इजी? क्या होता है? नहीं, हम कुछ नहीं जलाते, हम बिल्कुल कुछ नहीं, साइलेंट. हाँ, कोई आग बिल्कुल नहीं जलाते हैं, कोई सिगरेट नहीं पीता है, कोई चाय नहीं बनती है जब तक आप मिशन के लिए जा रहे हैं, कुछ नहीं. क्योंकि आप एक आग का स्मेल दूर से कर सकते हैं. किसी को भी वो स्मेल मिल जाता है, उसको पता है कि यहाँ पे ह्यूमन है. अब बातें नहीं करते हैं, एवरीथिंग ऑन साइंस. 2 दिन तक. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. वो मैंने एक मंगोलियन टीम के साथ में जॉइंट ट्रेनिंग किया था काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर स्कूल में. अब उनको मंगोलियन आती थी, हमें हिंदी आती थी, या तो मुझे इंग्लिश आता था, तो उनके ऑफिसर को इंग्लिश आता था. तो हम शुरुआत में वो कहते तो पहले तो सबको लगा, स्पेशली जो CIJW के स्टाफ में थे, कि ये लोग ट्रेनिंग करेंगे कैसे, इनको तो एक दूसरे का समझ में नहीं आता. पहला चीज़ हमने क्या किया, पहले ही दिन के अंदर हमने फील्ड सिग्नल्स इतने तगड़े बना दिए. तो उसके बाद यू विल बी सरप्राइज कि ये 5-6 दिन का जो ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद में हम आराम से लोग एक साथ मिल करके जोक मार रहे हैं वो फील्ड सिग्नल्स के साथ में, मतलब साइन लैंग्वेज के अंदर. सो हमारा मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज ऑन साइन लैंग्वेज. वी डोंट टॉक, एंड इवन इफ यू हैव टू, जैसे कि रात के टाइम पे साइन लैंग्वेज आपके काम नहीं करते हैं, आपको बात करना है इज इन विस्पर्स. ये जो आपका श्रिलनेस है आवाज़ का, उसको एकदम कम करके, तो आप सोचिए 7-8 डेज आप बातें नहीं कर रहे हैं. जैसे कैसे करते हो? विस्पर. ओके, दिस इज हाउ लो यू आर. बिकॉज ये श्रिलनेस जो है एक जंगल के अंदर, दिस कैरीज, ये बहुत दूर तक जाता है, और खांसना या आपकी आवाज़ें, बातें, इससे आइडेंटिफाई हो जाता है. नहीं तो जंगल के अंदर अगर कोई हरकत हुआ है तो ये तो जंगली जानवर भी हो सकता है. बदबातें, खांसना, या आग, या मैगी या चाय बनने की अगर स्मेल आ जाती है तो ह्यूमन, इट्स ह्यूमन. तो अगर आप 7-8 दिन तक रहते हो तो 7-8 दिन में खाते क्या हो? हम सब कैरी करते हैं 7-8 दिन का खाना. बट ऐसा नहीं होता कि आप जंगली जानवर वहाँ पे या कुछ चीज़ें ऐसे कुछ भी खा सकते हो? हमारी पूरी ट्रेनिंग है कि हम अगर ज़रूरत पड़े तो वो कर सकते हैं, लेकिन आप ऑपरेशन में वो प्लान करके नहीं जाते हैं. वो प्लान करके इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा. आप प्लानिंग पैरामीटर्स में नहीं कर सकते कि पहले दिन में एक चूहा खाऊंगा, अगले दिन में सांप खाऊंगा, और तीसरे दिन जंगली मुर्गी मिल जाएगी उसको खाऊंगा. आप समझ रहे? तो आप, क्योंकि आप, और जब सर्वाइवल के लिए हम इसलिए ट्रेनिंग है कि आप कहीं अगर फंस गए, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप ज़रूर कीजिए. और तो वो क्या ट्रेनिंग होती है, क्या खाना पड़ता है, और क्या क्या खाने की ट्रेनिंग होती है? सब कुछ जैसे क्या? सब कुछ. हम तो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ना, तो कोहिमा में तो एक कीड़ा बाज़ार है. आप अगर कभी कोहिमा जाते हैं तो कोहिमा में 2 चीज़ें हैं. एक जो वॉर सिमेट्री है वो आपको ज़रूर जाना चाहिए, और एक कीड़ा बाज़ार है वो आपको जाना चाहिए. वहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के कीड़ा मिलेंगे जो आप खा सकते हो. तो एनीथिंग कैन बी ईटन. सो आपने क्या क्या ट्रेनिंग में खाया है? हमें तो ट्रेनिंग में सब कुछ खिलाया जाता था, राइट फ्रॉम स्नेक से लेकर के हर प्रकार के. मैडक तो हम हर दिन खाते थे.
या मैं इनफैक्ट जब मैं प्रोबेशन किया था तो हमारे पास मेरे साथ जो प्रोबेशन वाली टीम थी वो असम रेजिमेंट से आए थे सारे, दे वर ऑल लोकल्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। और आप मानोगे नहीं, 40-50 मिनट का हमें जो ब्रेकफास्ट ब्रेक मिलता था, मैं आपको बता नहीं था प्रोबेशन के बीच में, वो प्रोबेशन के बीच में वो 40-50 मिनट के अंदर वो जाकर के ठकाठक एक पॉन्ड होता था हमारे, पॉन्ड के बगल से उसने रात को वो जो उसमें कुछ भी इंसेक्ट्स मिलते थे, कुछ तो फंडे लगाते थे, वहाँ से वो पिकअप करते थे और फटाफट भून करके उसको खिलाते थे और मुझे भी खिलाते थे। तो मेंढक, सांप, एवरीथिंग, ऑल इंसेक्ट्स। क्या खा सकते हैं ऐसे जानवरों में और क्या नहीं? और इंसेक्ट्स में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। देखिए ये सर्वाइवल वाली जो चीज़ें हैं ये जगह से जगह डिपेंड करेगा। यहाँ का कोई जानवर मैं आपको बताऊँ, या जानवर तो आप वैसे ही सब कुछ आप खा सकते हैं। मतलब ऐसा कोई जानवर है जो नहीं खा सकते, जो बताया जाता है कि इस जानवर से दूर रहना, नहीं खाना? नहीं, हमने तो सभी खा सकते हो, कुत्ता, बिल्ली। देखिए जो मसल्स हैं, मसल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या जैसे कि सांप का भी वो पॉइजन वाला एरिया अगर आप निकाल दें ऊपर से 6 इंच नीचे से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको खाने के लिए। उसके जो मीट है, जो मसल्स, जो फाइबर्स हैं, इट गिव्स यू लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट। कभी किसी एनिमल एनकाउंटर हुआ है, या सबसे डेंजरस एनिमल एनकाउंटर जो आपका हुआ जंगलों के बीच में? कितने जानवर, कितने इंसेक्ट्स, कितने रेप्टाइल्स मिलते होंगे? बहुत ज़्यादा वैसे, मतलब हम तो उसी में से घिरे रहते थे, तो हमने कभी किसी को ना परेशान किया, ना उन्होंने हमें परेशान किया। एलिफेंट्स के साथ जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा होता है, तो एलिफेंट्स के साथ तो आए दिन मुलाकात होती है। एलिफेंट्स 200 एलिफेंट्स एक साथ में, मतलब आई हैव बीन लकी कि झुंड के बीच में नहीं फंस गए हैं, बट आए हैं और साइड से निकल गया। जब हमें पता चलता है वी जस्ट स्टॉप, हम उनको जाने देते हैं, ट्रैफिक वो उनका इलाका है। हाँ, उनका इलाका है, तो हम परेशान नहीं करते हैं, और वो भी चले गए हैं। कभी एक बार एलिफेंट ने चार्ज किया था, ये ऑपरेशन में नहीं था, ये इनफैक्ट ह्यूमरस चीज़ ही है। हमारे पास एक जनरल साहब आए थे, और जनरल और उनकी मैडम हमारे रेजिंग डे में आए थे, और उसके बाद अगले दिन काजीरंगा विजिट करा रहे थे, और उनके लिए पूरा ओपन जिप्सी था। एंड ओपन जिप्सी उनकी पहले चल रही थी, फिर हमारे सीओ की गाड़ी थी, और उसके पीछे मैं, क्योंकि उस एरिया में मुझे लोकल लैंग्वेज वगैरह आता था, तो मुझे भेजा गया था कि मैं कंडक्ट करूं। रात को 3-4 बजे तक पार्टी हुई थी, तो मुझे तो नींद आ रही थी, मैं सो रहा था। एंड सडनली नींद खुला, साफ उठो करके आई गॉट अप, और जनरल की गाड़ी सबसे पहले थी, एंड सामने एक एलिफेंट। पहले तो इनको भी नहीं पता चला क्या करना है, तो एक दूसरे को देख रहे हैं, एलिफेंट भी इनको देख रहे हैं, एंड देन द एलिफेंट स्टार्टेड चार्जिंग। पूरा आवाज निकालने लग गया। हाँ, नहीं, पूरा दौड़ता हुआ आया। अब जैसे एलिफेंट दौड़ करके आया, सबसे पहले जनरल साहब की गाड़ी थी, उसके पीछे उन्होंने ओपन करके रखा था, उसमें बैठे थे, और पीछे एक फॉरेस्ट का गार्ड था। तो वो दैट गाय डिड नॉट पैनिक, वो पैनिक नहीं किया, वो उतरा और जाकर के कुछ मंत्र टाइप पढ़ने लग गया ना गाड़ी के जस्ट सामने। इतने में क्या हुआ, जनरल साहब ने जंप मारा नीचे, और वो गाड़ी के पीछे आ गए थे। मैडम वहीं फंस गई थी। अब लकीली क्या हुआ, एलिफेंट आया और जस्ट 5-6 मीटर्स ही होगा, सामने एक ट्रैक जा रहा था, तो ये जब मंत्र कुछ पता नहीं क्या अपने उसमें कर रहा था, वो एलिफेंट उधर चला गया। थैंक गॉड एलिफेंट तो चला गया, पर जनरल साहब को बहुत जवाब देना पड़ा मैडम को कि मुझे छोड़ के आप कहाँ भाग गए थे जंप मार करके। तो आप सोच लो आप क्या करते हो। कुछ समय पे आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बट नहीं होता यार, यूजुअली बहुत रेयर होता है कि सर्वाइवल जब एकदम सर पे हो तब आप उस टाइम पे सोचो कि मैं आसपास वालों को बचाऊं। That is very I think कुछ सिर्फ सोल्जर्स ही ये सोच सकते हैं, बाकी नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकता। बिकॉज आप लोगों की ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा होती है कि 7 साल 5 साल 10 साल आप यही देख रहे हो कि अटैक सबसे पहले तो आसपास वाले देखो कौन कैसे सेव कर सकता हूँ। नॉर्मल इंसान को जब भी अटैक हो रहा होता है भाई मैं बच जाता हूँ। बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। कभी कोई ऐसा बहुत डेंजरस किसी जानवर से एनकाउंटर हुआ है जंगल के बीच में आपका? नहीं। कभी देखा कोई सांप वहाँ पे पैर रख दिया हो, आसपास से निकला हो, which you didn't नहीं see? सांप तो आए दिन कई सारे दिखे हैं। इनफैक्ट प्रोबेशन में मेरा बडी होता था सांप,
बड़ी होता था सांप? बड़ी होता था। मेरे को टास्क मिला था कि हमें प्रोबेशन में ऐसे टास्क मिलते हैं कि जाओ सांप लेके आओ, और फिर सांप लेकर के आया, फिर बोला कि ये सांप आपके साथ रहेगा 1 हफ्ता। तो उसको रखा मैंने, 3-4 दिन तो मेरे साथ रहा, फिर वो बेचारा मर गया। जंगली सांप? सांप जंगली होते हैं बिल्कुल जंगली सांप। और फिर उसको ऐसे मजाक मस्ती पे हमने खैनी खिला दिया था, तो वो बिल्कुल वो बेचारा शहीद हो गया। तब तक मुझे नहीं पता था कि सांप खैनी नहीं खाते हैं। क्या कौन से जानवर को खिलाया, प्लीज बताना। नहीं, बस वो सांप होता था मेरे पास, मेरा बड़ी होता था, मुझे टास्क मिला था। पहले दिन शायद मैंने थोड़ा हेजिटेशन दिखाया होगा सांप पकड़ने के लिए, तो बोला कि आपके साथ ही रहेगा जब तक आप हैं, और उसको लेकर के खिलाते थे, घुमाते थे हम। खिलाते थे, घुमाते थे। तो उसने कभी अटैक नहीं किया? कुछ नेवर राइट टू? नहीं, उसको मौका मिलता तो करता, बट हमें तो वही ट्रेनिंग दी जाता है ना कि सांप पकड़ते कैसे। और हर दूसरा आदमी कोई भी पकड़ के, सांप इसको छोड़िए, फिर छोड़ देता है, फिर आप पकड़िए, आप पकड़ के उसको वापस डालिए बैग में। तो मैं आधे टाइम यही करता था, उसको छोड़ता था, फिर पकड़ता था। वो भी पहचान गया था कि ये कुछ नहीं करने वाला है, ये पकड़ के वापस सुला देगा। ओके, सो ये नॉर्मल पार्ट होता है ट्रेनिंग? नॉर्मल पार्ट होता है। कितना बड़ा सांप होता है, क्या करते हो? तो डिसेंट, नहीं उससे बड़ा था, नहीं उससे तो वो काफ़ी बड़ा था, नहीं इतना बड़ा है। आई थिंक 2.5-3 फीट का होगा शायद। ओके, 2.5-3 फीट का। हाथ बड़ा। दैट्स क्रेजी। जानवर आपको अवॉइड करते हैं, आप जितना जानवर को अवॉइड करते हैं, जानवर आपको ज़्यादा अवॉइड करते हैं। आप जितना, दे हैव गॉट अ वेरी, ऑल मैमल्स हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उनके नेजल वो बहुत डेवलप्ड होते हैं, वो आपको जनरली सूंघ लेते पहले, और पहले ही अवॉइड कर लेते हैं। हमारे यूनिट में हमारा एक स्नेक फार्म टाइप ही आप बोल लीजिए, स्नेक फार्म ही होता था। पूरे एरिया में कहीं भी किसी को सांप दिखता था, किसी टी गार्डन में कहीं भी, वो हमें बुलाते थे कि आके ले जाइए, और हम सारे आकर के रेयर करते थे। और जब हमारे प्रोबेशनर्स होते थे, उनको बार बार उसको बाहर निकालो, उसको अंदर डालो। हुआ मतलब ऐसे कौन से एनिमल्स बहुत ज़्यादा इन नॉर्थ ईस्ट जंगलों में सबसे ज़्यादा कॉमन है? डू यू थिंक टाइगर्स होते हैं या लायंस होते हैं या पैंथर्स हैं? इवन पैंथर्स है, इवन लेपर्ड्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बट मैंने जंगल में स्पॉट नहीं किया। मैंने वहाँ है, बट मे बी अंदर होंगे उस जगह। स्पॉट सबसे खूंखार कौन सा जानवर को स्पॉट किया है? सिर्फ हाथी? या हाथी कैन बी टेरेबल एक्चुअली। हाथी आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, और स्पेशली जिस हिसाब से वो चलते हैं पूरे झुंड में। 200 तो या 200 हाथी, that would be sight to see, ना? मतलब it would look very fascinating, not a very pleasant sight, स्पेशली आप उनके बीच में है तो। बट डर लगता होता है पूरे टाइम कि अगर एक भी इधर उधर मुड़ गया तो। जी बिल्कुल। Do you guys drink on mission? No way. No, ऐसे नहीं होता। No. ऐसे मूवीज में दिखा देना कि दारू पी के और ज्यादा जोश आ जाता है, और लोग यूजुअली करते हैं ऐसी चीजें कि दर्द खत्म हो जाता है, दारू पी लो थोड़ी सी जब लग जाती है। All that, do you carry anything? आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। पाप है, पाप। ये हमारे लिए दिस इज सेक्रेड। ऑपरेशंस आर सेक्रेड। ऑपरेशन के टाइम पे सोचना, ड्रिंक करना तो कोई मतलब ही नहीं। नेवर। सो ड्रिंक, तो जो आर्मी वाले बोलते हैं बहुत ड्रिंक्स करते हैं, ऑल ऑफ दैट इज नहीं। वो वापस आने के बाद में तब बड़ा खाना किया, तब रिलैक्स किया, चिल किया, बड़ा मिशन करके हैं तो आज तो पार्टी करेंगे, जस्ट टू लेट योरसेल्फ फ्री। एंड एक बार बैठा, सारे जवानों के साथ बैठ करके बड़ा खाना कर रहे हैं, कोई कुछ जोक मारा, आपके ऊपर जोक मारा। सबसे ज़्यादा तो मजाक हमारे बनाते थे या तो हमारे ऊपर जोक बनाते हैं, वो करते हैं, गाना गाते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं सबके साथ। तो दैट वाज फन। बट उसमें हम, बट ऑपरेशन प्लानिंग और स्पेशली स्पेशल फोर्सेस का तो कोई मतलब ही नहीं कि आप ड्रिंक करें या आप ड्रिंक के बारे में सोचें किसी ऑपरेशन से पहले। कैप्सूल्स होती हैं कुछ, कैप्सूल आप खाते हो, वो 1-2 दिन का आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इज दैट ट्रू? नेवी सील्स में बहुत ज़्यादा अब नेवी सील्स की बात ऐसी है, उनको हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया जाता है, वो 2 किलोमीटर चलते हैं। आप अगर 7-7 दिन चल रहे हैं, 8 दिन चल रहे हैं जंगल के अंदर, हमारा एंड्योरेंस इज एनी डे बेटर देन बहुत सारे स्पेशल फोर्सेस के, क्योंकि हम सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं, अपने पिट्ठू में सब कुछ कैरी करते हैं। और जी बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं आजकल टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव कर रहा है। इवन चाइना के अंदर से बहुत सारे रिपोर्ट्स आए थे कि आप ऐसे वाले डाइट कैरी करते हैं, जिससे हमारे यहाँ भी कुछ ट्रायल्स चल रही हैं।
बट मैं तब की बात बताऊँ जब हम ऑपरेशन करते थे, हम तो सत्तू वत्तू खा के चला लेते थे। यूजुअली आपकी डाइट क्या होती है जब आप मिशन पे होते हो? व्हाट डू यू ईट? क्योंकि सर्वाइवल स्किल्स की तो हमने बात कर ली। सबके अलग अलग चीज़ें होती हैं। बहुत लोग पहले 2-3 दिन के लिए तो पूड़ियाँ ही चल जाती हैं, आपकी मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। एक भुना हुआ चावल होता है हमारा, जो आपका 3-3, 4-4 महीना मतलब यू कैन ईट दैट। आई पर्सनली प्रिफर सत्तू। ओके। सत्तू आपका एनर्जी बहुत देता है। मैं एक बॉटल में सत्तू और चीनी मिक्स करके लेके जाता था, और कहीं भी आपको पानी मिला, नॉर्थ ईस्ट में पानी एम्पल है, कहीं भी है, कहीं से भी आपने पानी लिया, उसको डाला, बारिश का पानी आप उसमें डाला, और आपको अच्छा खासा पेट भर गया, एनर्जी भी हो गया। हलवा वगैरह होता है? हलवा वगैरह जो एमआरई के पैकेट्स होते हैं उसके अंदर होता है। जो एमआरई पैकेट्स क्या होता है? एमआरई मील्स रेडी टू ईट ओके पैकेट्स होते हैं, बट उससे बहुत हैवी होता है। अच्छा। किसी भी चीज़ में वाटर कंटेंट होता है तो वो हैवी होता है। तो मील्स रेडी टू 1 kg का शायद एक दिन का पैकेज होता है कुछ। आप 7-8 दिन के लिए यू कैन कैरी 7-8 kgs का आप सिर्फ। तो 1-2 दिन कभी पार्टी करने के लिए हम लेकर के जाते थे कि जिस दिन बहुत थकेंगे उस दिन ये वाला अच्छा खाना खा लेंगे। ओपन कर लेंगे। उसको आपको गर्म भी करना पड़ता है, गर्म करने के लिए फिर आग जलाता है, और मेरी तरह कोई बोलता है कि नहीं आग नहीं जलाओगे तो रेडी टू ईट वापस घर ही जाता है। तो रेडी टू ईट मे बी ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद में आपको 2 दिन वापस भी चल के आना है, तब आप कहीं पे रुक करके खाना गर्म करके टू मेक यू फ्रेश, बिकॉज आपको बहुत दूर चल के भी वापस आना होता है ना, तो उसके लिए। अदरवाइज ओके, सबके कोड नेम्स भी होते हैं ना? या तो कोड नेम्स कैसे अलॉट होते हैं? कोड नेम्स किसी का नाम से, मेरा कैश होता था, अग्रवाल सर होता थे, उनके एग्रो होता है, ऐसे करके सबके चेन नहीं होता कोड नेम फिर? नो, पीपल स्टार्ट एसोसिएटिंग, आपके साथ वो जुड़ जाता है। तो अब हमारे जनरली क्या होता है कि वी कीप इट ईजी। ईजी मतलब जैसे कि मैं अल्फ़ा टीम का कमांडर हूँ तो मैं अपना अल्फ़ा 1 बुलाना चाहूँगा उस हिसाब से। तो सबको पता है कि अल्फ़ा 1 मतलब कमांडर साहब बोल रहे हैं, अल्फ़ा 2 मतलब जो नेक्स्ट है उसका नंबर 2 ही स्क्वाड का कमांडर बोल रहा है। ओके। अल्फ़ा 3 मतलब जो अल्फ़ा टीम वाला है, और ये पूरा ये सब। सो अल्फ़ा टीम कौन कौन सी टीम्स होती हैं? ऐसे अल्फ़ा मतलब क्या होता है? अल्फ़ा इज ए, ओके, ABCD, तो अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा। करेक्ट। ओके। सो डेल्टा 1 इज डेल्टा टीम का ABCD कमांडर। होती है कि EF एको फॉक्सट्रॉट सब होता है? नहीं, ABCD। सो ABCD होती है, हर बार 4 टीम्स होती हैं विच या अलग अलग 4 टीम्स, मतलब ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका स्पेशल फोर्सेस के ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 4 आपके टीम्स होते हैं। अल्फा ब्रावो, तो A टीम, B टीम, C टीम, D टीम, चारों के रोल्स अलग होते हैं कि नहीं? ये पोजीशंस के हिसाब से होता है? नहीं, ये सारे आपके ये मेन वर्क फोर्स है कि अल्फा टीम ऑपरेशन के लिए गई है, वापस आई है, ब्रावो चली गई है, वापस आई है, चार्ली चली गई है, वापस आई है। अल्फा टीम को आपने कहीं कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए चाइना बॉर्डर में भेज रखा है, ब्रावो टीम को आपने कहीं और भेज रखा है, चार्ली टीम ट्रेनिंग के लिए जा रही है, फिर चार्ली वहाँ से आकर के यहाँ जाएगी। तो इस हिसाब से ये आपके जो कंपनीज होती हैं बटालियन, इसमें मतलब सीनियरिटी से कोई मतलब नहीं, ABCD किसी को भी कुछ भी मिल सकता है। या आप जब कमीशन हुए हैं, आप जब गए हैं, उस समय जिस टीम के अंदर वैकेंसी है आपको वहाँ मिल जाएगा। बिल्कुल। और कितनी बड़ी टीम होती है? 100 से कम होता है। क्या डिफरेंस होता है नेवी सील्स में और स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडोज में? नेवी सील्स या हमारे कॉन्टेक्स्ट में मार्कोस? नहीं, मैं US नेवी सील्स की बात कर रहा हूँ। हु इज बेटर? आर दे बेटर देन अस? क्योंकि उनके इक्विपमेंट्स बेटर होते हैं? नहीं, देखिए इक्विपमेंट, they have much better equipment, right? It's a known fact in the world. I'm sure, but equipment doesn't make much of a difference. Okay. आई सीरियसली, मतलब हम बिना इक्विपमेंट के भी काफ़ी वो करते थे। आई कैन गिव यू एग्जाम्पल्स ऑल्सो। नॉट ऑलवेज टेक्नोलॉजी जिस साइड में होती है उस साइड वॉर का झुकाव होता है, बट आई अप्रिशिएट दैम। मतलब आई एम ए बिग ह्यूज फैन, इवन नेवी सील्स का, सील टीम 6 का, ग्रीन बेरेज का, सबके लिए। मतलब एनीवन इन द स्पेशल फोर्सेस जिसने ऑपरेशंस किए हैं, SAS का, GIGN का, ये सबसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके चार्टर अलग हैं, उनके एक्सपीरियंसेस अलग रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग रहे हैं, वो भी हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो दे ऑल्सो गेट टू लर्न अ लॉट, या हम उनको काफ़ी कुछ सिखाते हैं। तो आई अप्रिशिएट दैट। और ये बोलना कि वो अच्छे हैं या हम अच्छे हैं बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं होगा, बट देन आई अप्रिशिएट जिस हिसाब से उनको ऑपरेशंस मिले हैं, जिस हिसाब से उन्होंने, एंड दैट इज़ ऑल। ये पूरी जो स्पेशल फोर्सेस के, आर्म फोर्सेस का जो खेल है, दिस इज़ ऑल एक्सटेंशन ऑफ योर फॉरेन अफेयर्स। आपके देश का फॉरेन अफेयर्स का जो आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसकी जो सोच है, इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट।
फेयर। आपकी अगर ग्लोबल वो है, आप ग्लोबल ऑपरेशंस करेंगे, हो तो- आपको उतना वैसा एक्सपोजर मिलेगा। एंड्योरेंस एनी डे हमारा अच्छा होता है, हाँ। बट आई हैव सीन सम एक्सेलेंट एग्जांपल्स इवन उनके जहाँ पे उनके भी एंड्योरेंस दे हैव क्रॉस द एंटायर विच इज़ दैट रेंज, अफगानिस्तान वाला, विच इज़ दैट मूवी लोन सर्वाइवर। अगर आपने देखा है कौन सा अफगानिस्तान वाला पूरा रेंज दे क्रॉस्ड ओवर। उनका एक्सपोजर, इराक का एक्सपोजर, अफगानिस्तान का एक्सपोजर, सीरिया का एक्सपोजर वो कम नहीं है, है कि नहीं? दैट्स अ डिफरेंट एक्सपोजर ऑल टुगेदर, और लॉट टू लर्न उसमें से भी। आपने किया है कभी लद्दाख में या सियाचिन में? मैं लद्दाख में पोस्टेड था एज डिप्टी कमांडर। -30 डिग्रीज वगैरह कभी आप गए हो? हाँ ऑफ कोर्स मैं था वहाँ पे, मैं वाज डिप्टी कमांडर। -30 में तो ब्लड फ्लो फ्रीज हो जाता है, लाइक खून फ्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है? नहीं, बॉडी के अंदर आपका एज लॉन्ग एज आप टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं, मतलब आप नॉर्मल रह रहे हैं, आपकी बॉडी हीटेड है, आपने ठीक ठाक क्लोथिंग पहन के आप बाहर ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते, आपके पास हीटिंग अपैरेटस वगैरह है, तो आप बॉडी के अंदर एज लॉन्ग एज लाइफ है, यू विल नॉट योर स्ट्रगल क्या होता है सबसे ज़्यादा? सर्वाइवल इज अ स्ट्रगल। वहाँ पे उस ऑल्टीट्यूड के ऊपर आपका एक सबसे पहले तो ऑक्सीजन ही नहीं आता है, ठीक है? ऑक्सीजन इज एज इट इज़ अबाउट 30% ऑफ द ऑक्सीजन जो आप नॉर्मल। सो आप यहाँ पे थिंग्स लाइक हम सोचते भी नहीं है कि ये तो हमें विरासत में मिली हुई है ऑक्सीजन वगैरह। नहीं, कितनी बार आप सोचते हैं दिन में कि मैं सांस ले रहा हूँ, ऑक्सीजन जा रहा है। वहाँ पे देर आर टाइम्स आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सर्शन करेंगे, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगे, एंड देन अगर आप फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आपका अपने आप द हेमोग्लोबिन जो आपका ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड के अंदर, वो हेमोग्लोबिन आपका स्टार्ट्स बिकमिंग हाई। पीपल उनके हेमोग्लोबिन लेवल्स हैव गॉन टू 18-19 हो जाता है, ब्लड बिकम्स थिक, एंड कोल्ड तो इतना ज़्यादा, यू टच अ पीस ऑफ मेटल इफ़ यू आर नॉट वो and your fingers can just stick to that metal. It has to be surgically removed. I can't imagine. आप वाटर किसी उसमें देखते नहीं, मतलब बेसिक थिंग लाइक एक जवान बेचारा उठता है रात को नींद में, वो बाथरूम जाता है, स्लिप करके गिरता है, सिर पे चोट लगती है, मर जाता है। स्पेशल फोर्सेस की सैलरीज कितनी होती है? आई थिंक इट वाज क्लोज टू 2.5-3 lakhs। कमांडो अलाउंस अबाउट 55,000 के आसपास मुझे अलग से मिलता था। लीव्स भी होती ना आप लोगों की? लीव्स कितनी होती है? यस, लीव होती है ऑफिसर्स के लिए 80 days एक साल में, और जवानों के लिए 90 days एक साल में। ओके, आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज अबाउट योर मणिपुर एक्सपीरियंस। सबसे डेडली एंड डिफिकल्ट मिशन कौन सा था? देयर बीन न्यूमरस ऑपरेशंस, और हमारे जब हम वहाँ पे यूनिट ने ऑलमोस्ट, अभी तो माहौल थोड़ा सा दोबारा बिगड़ गया है, बट द एंटायर मणिपुर हमने उसको कंट्रोल कर दिया था। देयर बीन नंबर ऑफ फायर फाइट्स, आई डोंट नो हाउ टू आंसर दिस, बट येस, वन ऑपरेशन जिसके अंदर एक्चुअली वी हैड गॉन एंड क्लियर देयर वन ऑफ द लास्ट कैंप्स, उनके जो मेजर कैंप्स थे, एंड पूरी आर्मी का मेजर ऑपरेशन चल रहा था, एक साइड से जाकर के हम क्लियर कर रहे थे, और एक साइड से आर्मी जाती थी, हम उनके पीछे पहुंचते थे, हम यहाँ से क्लियर करते थे और यहाँ से वो प्रेशर बनाते थे, इस टाइप का। दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन देयर वर मोर देन 1000 IEDs इन दैट कैंप। 1000 IEDs? आउट से मच मोर देन दैट। उनको पता चल गया था कि आर्मी का ऑपरेशन चल रहा है, बिकॉज ऑपरेशन का थोड़ा तो उन्होंने 1000 एक्सप्लोसिव बिछा दिए। हर घर के अंदर, हर मकान के अंदर 3-3, 4-4, हर सड़क के ऊपर। हमारा बस एक ही जो हमने, ID का फुल फॉर्म क्या होता है? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, समथिंग लाइक दैट। हमने एक ही गुरु मंत्र बना करके रखा हुआ था कि श्रीमान, डोंट डू एनीथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड। जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो आप मत करो, क्योंकि आप अगर वो करोगे, दीवार के टेबल के ऊपर किताब रखी, वो किताब को उठाओगे, ID फटेगी। दरवाज़ा अंदर आने के लिए आप अगर दरवाजे से अंदर जाओगे, हर दरवाजे के ऊपर ID रखी हुई थी। हर गेट, घर है, घर के बाहर गेट होता है, फेंस है, गेट के ऊपर, हर गेट के ऊपर ID लगी हुई थी। सड़क पे तो पता नहीं कितने, तो हमने बस सड़क को हमने टच नहीं करना। कैसे सॉल्व किया उसको? वी क्लियर द एंटायर टाइम, मतलब ऑफकोर्स हमने सारे IEDs हमने जला दिए बाद में, और वी डिड नॉट ओपन एनी गेट। हम फेंस लांग करके गए, देखा गेट के ऊपर ID है, और इतना हमने काफ़ी ट्रेन किया था उसके ऊपर। हम सबसे पहले तो
जब ये ऑपरेशन हुआ था, जितने इन्फेंट्री यूनिट, जितने असम राइफल यूनिट्स, एवरी यूनिट वुड हैव हैड, सबके पास कम से कम 15-20 कैजुअल्टीज थे। कोई सुसु करने के लिए गया, वहाँ पे आईडी में ब्लास्ट हो गया, और हमारी यूनिट का एक कैजुअल्टी नहीं। तो ये कैसे किया, क्या स्ट्रैटेजी उल्टी थी? यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक्सपेक्टेड है वो मत करो। जैसे क्या नहीं किया आपने, गिव मी एन एग्जांपल। सबसे पहले हम ट्रैक पे नहीं चले। आईडी कोई अगर लगाएगा, कहाँ लगाएगा? ट्रैक के ऊपर लगाएगा, किसी नाले में लगाएगा, क्योंकि नाले के साथ आप नेविगेट करके जा रहे हैं। किसी रिज लाइन के ऊपर ट्रेल्स बनी रहती है जहाँ जंगली जानवर हरकत करते हैं, वहाँ पे विजिटेशन कम होता है, वहाँ पे आईडी लगाएगा। हमने ऐसा ट्रेन चुना जहाँ से, और मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा बियॉन्ड वो हो जाएगा। वी वेंट इनटू एन एरिया, हम ऐसी जगह गए जहाँ वो सोच नहीं सकते, और वहाँ से हम उनके पीछे से वो होकर के आए, और वो कैंप को हमने हिट किया। और वो कैंप को हिट करने के बाद में एक चीज़, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक गेट से हम नहीं गए, वो थैच हाउसेस होते हैं, उसके बीच में हमने छेद करके देखा इधर से, वहाँ से फिर जगह बनाया। कहीं कहीं जहाँ खिड़कियों में आईडीज़ नहीं थी, खिड़कियों से हम अंदर गए, जा करके हमने पूरा एरिया सर्च किया, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट बचे थे वो सारा हमने निकाला। वी बर्न द एंटायर एरिया। जब हम वहाँ आ रहे थे, उधर से ह्यूज ग्राउंड, और ह्यूज ग्राउंड में उन्होंने सोचा होगा यहाँ पे तो मतलब ही नहीं, फौज आएगी तो 10-12 कैजुअल्टी तो होना ही होना है इनका। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर आएगा, हेलीकॉप्टर के लिए आईडी लगा रखा था, और एविडेंट था उस समय तक। हमने इतने आईडी देख लिए थे, हमने मतलब मैं चल रहा था आगे, मैंने कहा ये आईडी है, मार्क करते हुए ना, एक दूसरे को बताते हुए। तो पीछे हमारे एक तब यंगस्टर होते थे, अभी तो काफ़ी सीनियर ऑफिसर है, मैं नाम वगैरह नहीं अवॉइड करूँगा। तो उसने बोला सर मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ इसको मैं। तो हमने ड्रिल बना रखा था कि कैसे सिक्योर किया जाएगा, और पूरा बॉडी को डाउन करके पुल करेंगे ना, पूरा सबको इन्फॉर्म करके। वो थोड़ा सा लैक्स हो गया था, हल्का सा, और वो ऐसे ऊपर से देख करके उसने किया, और जो ब्लास्ट आया मतलब उसके जस्ट सर्वाइव भाई सर, बच गए। मान लिया कि ड्रिल के साथ पंगे नहीं लेने। एंड वी बर्न द एरिया, पता नहीं कितने टाइम तक वो पूरे उसमें ब्लास्ट होते रहे। एंड दैट वाज वन प्लेस वेयर मुझे बहुत खुशी है कि वो इतना पूरा ऑपरेशन लीड करने के बाद भी विदाउट एनी कैजुअल्टी हम वापस आए थे। एंड वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन। अदरवाइज फाइव फाइट्स वगैरह के तो आई मीन उसके बारे में बहुत सारी बातें की हैं। एंड इन सब को फंडिंग कहाँ से मिलती है सारे मिलिटेंट्स को? इतने आईडीज अगर बिछाएं, इतने वेपन्स उनके पास हैं, इतने रेजिंग डे रिक्रूटमेंट रैलीज चला रहे हैं, स्मगलिंग, पूरा स्मगलिंग। दे कलेक्ट टैक्सेस, दे कलेक्ट मनी फ्रॉम पीपल। हर बिजनेस में आपके स्मगलिंग, दे आर रनिंग सो मेनी बिजनेस, वो अपना बिजनेस चलाते हैं। और पूरा स्मगलिंग का बहुत ज़्यादा। स्मगलिंग क्या करते हैं? एक तो टैक्सेशन, हर गाड़ी अगर पास होती है वहाँ अगर मिलिटेंट्स टैक्स करते हैं, हर बिजनेसमैन से अगर पैसे कलेक्ट करते हैं, तो दे हैव गॉट लॉट ऑफ मनी। पूरा का पूरा एक्सटॉर्शन मनी होता है। एक्सटॉर्शन मनी एंड स्मगलिंग। टिम्बर का ट्रेड है, ओपीएम का मेजर वो है, आपका हीरोइन वहाँ से। ये सब ओपीएम, हीरोइन, टिम्बर, ये सब मिलिटेंट्स बहुत ज़्यादा स्मगल, बहुत ज़्यादा। पूरा ड्रग माफिया इज दिस। यस, अभी पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो मिलिटेंसी है, इट इज़ मोर ऑफ स्मगलिंग एंड इट इज़ मोर ऑफ अ माफिया एंड बिजनेस देन चल क्या रहा है उधर। अभी वापस क्यों प्रॉब्लम हो गई? अभी जो प्रॉब्लम हुआ, इग्नोर्ड क्यों है मणिपुर हमसे? नो कमेंट्स। बट ये अभी जो है ये कम्युनिटी क्लैश है। मेतेस जो वहाँ के जो वैली के मेजर डोमिनेटिंग कम्युनिटी है मेतेस, और कुकीज़ के बीच में, कुकीज़ जो हिल्स स्पेशली साउथ के तरफ जो हिल्स है उनका, इट इज़ टू डू विद रिजर्वेशंस। अब जब दो कम्युनिटी, किसी एक को रिजर्वेशन मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, तो हर्ट बर्न्स तो होंगे। अब दूसरे वाले को दे दोगे तो किसी एक का शेयर कम हो जाएगा, तो इट्स वन कम्युनिटी फाइटिंग अगेंस्ट दी अदर। एंड अगर आप शुरुआत से उसको फॉलो करें, मणिपुर में 3 मेजर जगह हैं, वैली, मेतेस, नॉर्थ वाले सारे हिल्स वॉज ऑल नागा डोमिनेटेड। उसके ऊपर नागालैंड है, तो नागालैंड में NSCN-IM के साथ में सीज फायर था। NSCN-IM दबा के पैसे वो करती थी। एंड जो ऊपर वाले जो नागास थे, दे वे वेरी वेल सपोर्टेड ऊपर NSCN-IM से। नागाज और कुकीज़ के साथ में क्लैशेस थे, तो हर कुकीज़ विलेज ने अपना ग्रुप बना लिया। आप वहाँ पे ऐसा फेमस था कि ABCDEFGH कोई भी 4-5 अल्फ़ाबेट के आप सीक्वेंस बना दो, एक न एक आपको ग्रुप मिल जाएगा। ऐसे होता था, हर गांव के अपने अपने। इट वाज द सर्वाइवल। NSCN-IM नागाज को सपोर्ट करती थी,
नीचे कुकीज़ हैड टू सर्वाइव, तो दे मेड देयर ओन ग्रुप्स, तो सबने उठा लिया था। एंड दैट इज़ वाई पूरा का पूरा एरिया ये लिबरेटेड जोन, अपने अपने वहाँ पे पुलिस स्टेशंस नहीं होते थे, पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं था, इतने अंदर जा कर के कौन पुलिस, तो सबको अपना प्रोटेक्शन करना था। मेतेस दे नेवर एग्रीड, उनको इंडिया के साथ में जब मर्जर हुआ था दे डू नॉट एक्सेप्टेड, और जो मेते हाँ आज भी एक्सेप्ट नहीं करते। दैट इज़ वाई UNLF वगैरह, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 1964 के आसपास फॉर्म, दे चैलेंज दैट कि हमें तो अंडर प्रेशर मर्ज कराया गया इंडियन उसके साथ। हम कहाँ जाना चाहते हैं? दे इंडिपेंडेंट किंगडम, मणिपुर इज अ प्रिंसली स्टेट, तो वो इंडिपेंडेंट किंगडम चाहते हैं अपना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनके अपने ग्रजेस उस हिसाब से हैं। तो ये सारे सबके अपने अपने मिलिटेंट वो है, और आपस में नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जितने सारे कुकी ग्रुप्स थे दे वर अंडर सस्पेंशन ऑफ ऑप्स, मतलब वो आर्मी के अगेंस्ट ऑपरेशंस नहीं करती थी। मेते मिलिटेंट जो थे विच इज़ वन ऑफ द मतलब वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी, वो सारे जनरली शिफ्ट होकर के बाहर म्यांमार वगैरह से बेस बना करके ऑपरेशन कर रही थी। अब जब दो कम्युनिटी क्लैश करते हैं तो अपने अपने जिसके जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे एवरीबडी गेट्स एक्टिवेटेड, एंड आई विल नॉट बी इनकरेक्ट अगर मैं बोलूँ एटलीस्ट 2 या 3 बटालियन के पूरे दे आर लाइक मणिपुर राइफल बटालियन, उनके पूरे के पूरे कोत के वेपन्स गायब हैं, चुरा लिए सब। अब पता नहीं चुरा लिए हैं, ले लिए हैं, लूट लिए हैं, जो भी हैं, बट ये सारे वो मिलिटेंट्स के हाथ में हैं। और जब तक लोगों के पास इतने सारे वेपन्स हैं दे आर ए डेंजर, वो सोसाइटी के लिए खतरा है। मिलिटेंट्स और टेररिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? मिलिटेंट्स नॉर्मल उसमें जो टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, एक इंसर्जेंस होता है। इंसर्जेंस जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में है, तो वहाँ के लोग इंसर्जेंट बने, दे हैव टेकन अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। टेररिस्ट इज़ ए तरीका जिसमें आप टेरिफाई करते हैं लोगों को, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करके डराते हैं, और थ्रू टेररिज्म आप अपना पॉइंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। इंसर्जेंस इज़ मोर ऑफ अ रीजनल, जहाँ पे लेके जैसे कि अगेन मैं जो आपको एग्जांपल, अगर JNK के अपने जो मिलिटेंट्स हैं उनको आप इंसर्जेंट्स बोलेंगे, क्योंकि वो देयर इन इंसर्जेंसी, वो अपने वहाँ से फाइट कर रहे हैं अपने उसके लिए। एंड टेररिस्ट इज़ एनीथिंग जो आपके कहीं भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट करना, एयर कनाडा को उड़ा दिया, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, कहीं वो कर रहे हैं जिससे आप टेरिफाई कर रहे हैं लोगों को, दैट इज़ टेररिज्म। हम इंसर्जेंट वर्ड अवॉइड करते हैं, वी बिलीव हमारे लिए तो सारे टेररिस्ट हैं, और मिलिटेंट इज़ ए ऑल एनकम्पसिंग, एनीबडी कैन बी अ मिलिटेंट हु हैज पिक्ड अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सर अब आप क्या कर रहे हो आफ्टर, now that you're retired? We are launching 2 initiatives. पहला is for any type of, it's a make in India वो for any type of coaches या trainees, अगर कोई भी किसी तरह का ट्रेनिंग लॉन्च करना चाहता है तो हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। सेकेंड इज आई थिंक इट इज़ अ पे बैक अगेन टू द सोसाइटी, जिसमें हमने महसूस किया है कि स्पेशली जो जवान लेवल पे जो भर्ती होती है उसमें बहुत एक्सप्लॉयटेशन होती है, एंड देयर इज़ लॉट ऑफ पीपल जो सोसाइटी से who want to reach out to the or who want to aspire, लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है। सो दिस इज़ मोर लाइक हम अपने जवानों को ट्रेन करने के लिए, मैं कई बार ना हमने कुछ विलेजेस में विजिट किया और खुद आकर के लोग कहते हैं कि सर आप लोग क्यों नहीं करते हो। लोग ब्राइब दे करके दे ट्राई एंड गेट इनटू, जबकि कोई ब्राइबरी कहीं मतलब चलती नहीं है। You can't bribe your way and get into the army or any of the forces because इतने strict हुए हैं, बट लोगों को नहीं पता है, वो बेचारे सिंपल लोग होते हैं and they are exploited, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसीलिए हम अपना एक ट्रेनिंग का भी we are just starting off। थैंक यू सो मच सर ये करने के लिए। एंड आस्किंग अबाउट सिक्योरिटी, जो आपने बोला कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, इन व्हाट सेंस? इज इट टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, की लोगों को फिजिकल सिक्योरिटी, एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन, VIP प्रोटेक्शन, व्हाट इज इट? एवरीथिंग, एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन द बेस्ट इन क्लास। मतलब जिस हिसाब से विथ हमारे एक्सपीरियंस के साथ NSG और स्पेशल फोर्सेस का एंड जो हमारी टीम है उसमें आई डोंट थिंक यू कैन गेट एनी वेरी बेटर विद दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, उस माइंडसेट के साथ में। सो ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी, एलिट सिक्योरिटी, नॉट ये नॉर्मल वाला, वी ट्राई एंड अवॉइड सिक्योरिटी कंसल्टेंसी से लेकर के, एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजी, वी आर ट्राइंग टू ब्रिज अ गैप जो नॉर्मल सिक्योरिटी एंड विद द AI कमिंग इन।
थिंग्स लाइक हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन लुक आफ्टर योर सिक्योरिटी, पेरीमीटर इंट्रूजन, डिस्ट्रैक्शंस, उस टाइप के। और आप बैठ करके आराम से चिल करो एंड somebody is going to alert you कि यहाँ पे there is a breach and you respond. आप रिस्पॉन्ड करें, आप गोलकीपर बन जाओगे। Perfect. Thank you so much, sir. Thank you so much for coming here and telling us about everything. Really loved interacting with you and it was really so nice and no doubt you're so successful. I must compliment you. मुझे लगा ही नहीं कि कोई पॉडकास्ट या कुछ कर रहे हैं। जस्ट लाइक यू मेंशन्ड, आई वाज टॉकिंग टू अ यंगर ब्रदर। That's the spirit. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या और बेहतर हम कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट बना पाएँ। I'll see you next time. ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा। एंड जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। I'll see you next time. Until then, keep figuring out.